सर जैम एमएस 2021 का क्वेश्चन नंबर 39 एक बार बता देंगे? ओके, तो एक बार पेपर ओपन करता हूँ। हाँ, आप लोग जैम पूरा कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि देखो मैंने पहले भी आपको वेटेज बताए हैं। बाकी वेटेज जो है 22 के हिसाब से, या पहले भी आप देख सकते हो 19-20, आप खुद एनालाइज कर सकते हो ना। क्वेश्चन देखो, मार्क्स लिखो एक बार 1 से लेके 65 तक टोटल क्वेश्चन जो है देख लो किस टॉपिक से कितने आए, 19, 20, 21, 22। तो आपको आइडिया लगेगा कि लाइक टोटल जो जैम के अलावा टॉपिक है वो 20-25 नंबर का ही है, ठीक है ना। फिर भी कर सकते हो अगर आपको थ्योरीज का कॉन्फिडेंस है, देन क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी तो नहीं आता है, क्वेश्चन कर भी लोगे तो भी शायद एग्जाम में सफर करोगे, नया क्वेश्चन आ गया तो। सो उसके लिए थ्योरीज पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो बताइए अगर डाउट्स हो तो पहले डाउट्स करते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 39 2020 20 21 का। 21, ओके 21 का 39, ओके दिस वन, ओके। यूएम भी नहीं निकल रहा, एमएलई सर निकल गया पर। ओके, ये कह रहा है कि x1 x2 xn be a random sample from a distribution with pdf this much, ओके। एंड सिंपली आप एक चीज नोट कर सकते हैं, अगर y बराबर एक्स क्यूब ले लो तो y का डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? एक्सपोनेंशियल थीटा। एक्सपोनेंशियल थीटा, राइट। अब इसलिए समेशन एक्स आई क्यों लिया, एक्चुअली समेशन वाई आई है एक्चुअली, जो कि ये कंप्लीट सफिशिएंट होगा, एक्सपोनेंशियल फैमिली पे फिट करके आप निकाल लोगे, ये कंप्लीट सफिशिएंट है। अब बोल रहा है कि आपको यूएम भी यू क्या नहीं समझ आ रहा ना, ओके। तो आपको देखना है कि किसका मीन, इनमें से फर्स्ट दो ऑप्शन में डाउट है आपको कि किसका मीन 1/थीटा आएगा, तो वो छोड़ो, पहले आप 1/t का निकाल पाओगे क्या? पीडीएफ, सॉरी 1/t का मीन निकाल पाओगे क्या? तो उससे आइडिया लग जाएगा मुझे। अच्छा, x आपने जैसे ये t हमारा समेसन एक्स आई क्यूब है, जैसे t जो है समेसन एक्स आई क्यूब है, मतलब ये हो गया समेसन वाई आई है। मैं अगर ये सब्स्टिट्यूशन करता हूँ तो समेसन वाई आई है, जो कि एक्सपोनेंशियल थीटा है। और इसको मैं अगर गामा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ, सॉरी एक्सपोनेंशियल थीटा को गामा में लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ गामा के फॉर्म में? 1 थीटा। हाँ, 1 थीटा। अब एक बार जैसा एक्सपोनेंशियल का पीडीएफ है उसी के जैसा गामा का पीडीएफ होगा। कौन से वाला पीडीएफ है? जैसे ये पीडीएफ है 1/थीटा, मैं इधर करता हूँ, बेटर रहेगा। सो इसमें क्या है कि जो हमारा y बराबर मैंने कहा एक्स क्यूब लीजिए, तो समेसन वाई आई क्यूब जो है, या समेसन वाई आई, सॉरी समेसन एक्स आई क्यूब जो है, या समेसन वाई आई है, दिस विल हैव सिंस जो आपका एक्सपोनेंशियल है वो कुछ इस टाइप का बनेगा, y/थीटा, y मोर देन 0, ये y का पीडीएफ आएगा, आप सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हो। तो जो समेसन वाई आई होगा गामा क्या आएगा, n, थीटा, जो समेसन एक्स आई क्यूब बोल दो या दिस, ओके। पीडीएफ क्या होगा इसका, अगर मैं आपको वाई आई मतलब इसको टी बोल देता हूँ तो मैं टी का पीडीएफ लिख देता हूँ। सो एफ टी ऑफ टी, सो ये होगा 1/, चूंकि 1/थीटा वाला है ना। सो यहाँ पे होगा 1/ गामा अल्फा बीटा की पावर अल्फा ई की पावर पहले एक्स लिख देता हूँ, एक्स की पावर अल्फा -1, टी लिख रहा हूँ, टी की पावर अल्फा -1 ई की पावर माइनस t/बीटा, ठीक है। t मोर देन 0 होगा ऑब्वियसली। सो ये पीडीएफ होगा इसका। अब यहाँ पे अल्फा की जगह n है, बीटा की जगह थीटा है, ठीक है। सो आप अल्फा की जगह n रखो और बीटा की जगह थीटा रखो, क्योंकि अल्फा को 1 रखूंगा तो ये मिल जाएगा मुझे, ओके। सो अल्फा इज आपका जो पीडीएफ एक्चुअली एफ टी ऑफ टी वो ये है 1/ गामा n थीटा की पावर n, ठीक है, t की पावर अल्फा, अल्फा का मतलब हो गया कितना, n-1 e की पावर माइनस t/थीटा, ये ना। तो आप लोग क्या है यहाँ पे रिसर्च कर रहे हो आप लोग? अच्छा, ये पढ़ने आए हो? फिर तो यहाँ तो डिस्टर्बेंस होगा, तो एक काम करो, मैं तो आज क्लास ले रहा हूँ, मतलब रात को कोई आता नहीं है। सो एक काम करो ना, उधर पीछे वाले लैब में जो सारी सीटें खाली होंगी, इस लैब में आज बैठ जाओ, फिर आगे फिर, या अगर दिक्कत हो तो उस लैब में मैं बैठता हूँ, RS बॉयज लैब है, हाँ उधर बैठ सकते हो, जाकर मेरा सीट देख लेना। तो सो ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा है, इसलिए क्लास चलेगी 11 बजे तक,
11 साढ़े 11 तक। तो इधर तो लैब में बता सीधे खाली बैठ जाओ कहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। सो तो यहाँ पे क्या आएगा, एक मिनट है ना, यहाँ पे हम लोग ठीक है ना, पुट कर लेंगे मतलब लाइक जहाँ पे, ठीक है ना, सही लिख दिया ना, बीटा और थीटा लिख दिया, यस। सो जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है, क्या 1/t का मीन निकाल पाओगे? देखो डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, हालांकि मुझे फॉर्मूला पता है, लेकिन आप लोगों को पता है क्या? ये काम अगर यही बैठना है तो मैं दूसरा लैब में चले जाता हूँ, ठीक है ना। हाँ कोई दिक्कत, वो प्रिंटर रूम खाली है ना, तो उधर मैं बैठ सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सो ये देखो, अगर आपको नहीं पता है तो आप इस तरह निकालो, 1/t टाइम गामा n थीटा की पावर n t की पावर n-1 e की पावर t माइनस थीटा dt। अब इसको आप थोड़ा सा फिट करो, देखो ये क्या हो जाएगा, n-2। तो देखो इसको मैं हालांकि करके दिखा देता हूँ। सो 1 गामा n थीटा की पावर n, ठीक है ना, t की पावर n-2 e की पावर माइनस t अपॉन थीटा dt। अब इसको उस फॉर्म में लिखने के लिए मुझे क्या चाहिए, यहाँ जो n था वो क्या है, n-1। तो इसको मैं अगर गामा n को मैं ओपन करूं, गामा n-1 के टर्म में लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं मैं, क्या बाहर निकालना पड़ेगा मुझे? गामा n को गामा n-1 के टर्म में लिखना चाहता हूं मैं। गामा n क्या होता है? 1/n-, राइट n-1 फैक्टोरियल। so n-1 टाइम n-2 फैक्टोरियल एंड n-2 फैक्टोरियल कैन बी रिटन एज गामा n-1। और ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि फिर से मैं इसको गामा के पीडीएफ में फिट करना चाहता हूँ। सो 1/n-1 बाहर कर लो, तो 0 से इन्फिनिटी अभी हो गया गामा n-1। अच्छा थीटा की पावर n है, एक थीटा भी बाहर कर दो, तो थीटा बाहर कर दोगे, थीटा की पावर n-1 हो गया। अब ये हो गया t की पावर n-2 e की पावर माइनस t बाई थीटा dt। अब देखो फिर से ये गामा का पीडीएफ बन गया, जहाँ अल्फा की जगह क्या है, अल्फा की जगह क्या है अब n-1 और बीटा की जगह थीटा है, तो ये इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल आ जाएगा, 1। तो आपका आ गया n-1 टाइम थीटा। आप क्या फाइंड कर रहे थे, ये एक्चुअली फॉर्मूला होता है जिसको मैंने प्रूफ किया है, कुछ बच्चों को याद रहता है कि एक्सपेक्टेशन 1/t 1/n-1 थीटा गामा ए केस में, यहाँ पर आप याद रखोगे तो गामा अल्फा-1 इस तरह बीटा। सो ये फॉर्मूला है, नहीं याद था मैंने पूरा प्रूफ कर दिया। तो इससे आप क्या डिसाइड नहीं कर लेंगे अब, तो क्या हो गया n-1 अपॉन t इज 1 माइनस थीटा, दिस इज a UMDU बाय लेमन-सेफी थ्योरम, ठीक है। सो आपका इसमें ए आंसर हो गया, ठीक। और भी अगर कोई एग्जाम वाले पेपर में डाउट है, अगर आपने ट्राई किया है तो बता सर सकते हैं। इसी पेपर का 23। ओके 23 ये कह रहा है कि लेट x1 x2 xn बी अ रैंडम सैंपल फ्रॉम एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विथ पीडीएफ दिस, ये भी एक्सपोनेंशियल थीटा है। तो अब क्या है कि आपको ये दे रखा है एक्सपोनेंशियल, ठीक है, विथ मीन 1 बाई थीटा। अब कह रहा है कि लेट अल्फा जो कि 0 1 है बी अ फिक्स्ड एंड बीटा बी अ पावर of the most powerful test of size alpha for testing this. Okay, consider the critical region this much for any gamma, मतलब ये तो नोटेशन बता रहा है कि अगर हम लिखते हैं, है ना, ये कांस्टेंट है, कोई फिक्स कांस्टेंट है k टाइप का, तो बता रहा उसका मीनिंग क्या है। सो देन क्रिटिकल रीजन r corresponds to the, कह रहा इनमें से किसका क्रिटिकल रीजन r होगा। ओके तो यहाँ पे क्या करना है एक्चुअली, देखो जो यहाँ दो टेस्टिंग प्रॉब्लम है एक्चुअली, एक तो ये वाला है, तो इस टेस्ट का साइज कितना मैं इधर लिखता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 23 जैम 2021 का, इसमें एक प्रॉब्लम है, मतलब मान लो टेस्टिंग प्रॉब्लम 1, मान लो वैसे बोलता हूँ मैं,
इसमें क्या है, एच नॉट आपका है थीटा इज इक्वल टू 1, आई थिंक H1 है थीटा इज इक्वल टू 2। एक प्रॉब्लम ये है, और दूसरे टाइप का क्वेश्चन है थीटा 1 थीटा 2। अब यहाँ देखो ऑप्शंस में एक तो यही है यहाँ पे, दूसरा स्टार में लिखा हुआ है थीटा 2, इसको बस इंटरचेंज कर दिया नल और ऑल्टरनेटिव को। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक्चुअली दूसरा प्रॉब्लम जो है टेस्टिंग प्रॉब्लम 2 जो है ये ऐसे लिखा एच नॉट स्टार जहाँ पे थीटा 2 है वर्सेस H1 स्टार जो कि थीटा इज इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब क्या किया जा रहा है, अब इस टेस्ट का जो पहले टेस्ट है इसका साइज कितना दिया है और पावर कितना दिया ये दे रखा है ना। देखिए हमें साइज क्या दे रखा है, यहाँ लिखा है साइज अल्फा है और पावर क्या है, बीटा है। किसका है ये, इस वाले प्रॉब्लम का, जो पहला प्रॉब्लम है, मतलब थीटा 1 नल में है और थीटा 2 ऑल्टरनेटिव में है। तो इस केस में कि हमारा जो साइज है वो अल्फा है, पावर है वो बीटा है। अब इस केस में आपको डिसाइड करना है कि साइज क्या आएगा और पावर क्या आएगा। तो एक्चुअली एक रिजल्ट होता है, मैं उसको प्रूव कर दूंगा अभी, बट डायरेक्टली क्या है कि साइज जो होगा वो 1 माइनस बीटा हो जाएगा, यहाँ 1 माइनस अल्फा हो जाएगा। ये रिजल्ट है कि जब आप H0 H1 को इंटरचेंज करते हो तो साइज यहाँ हो जाता है 1 माइनस पावर और पावर यहाँ हो जाता है 1 माइनस साइज। ठीक है, यही ऑप्शन है, देख लो एक बार। सो क्या बोल रहा है कि ये जो क्रिटिकल रीजन है, चलो यहाँ से पावर अगर निकालो आप तो क्या होगा, 2 समेशन x है ना। सो कह रहा है कि देन द क्रिटिकल रीजन आर करस्पॉन्ड्स टू द मोस्ट पावरफुल टेस्ट साइज 1 माइनस अल्फा। साइज 1 माइनस अल्फा तो नहीं होगा, साइज 1 माइनस बीटा होगा, ये हो सकता है अल्टरनेटिव में ना। और पहला तो नहीं होगा क्योंकि मोस्ट ऑफ टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। एक्चुअली इस वाले केस का क्रिटिकल रीजन ये आएगा ही नहीं। अब क्रिटिकल रीजन हम निकाल के देख सकते हैं, एक काम कर सकते हैं, क्रिटिकल रीजन निकालते हैं क्या आता है। हम इस टेस्ट के क्रिटिकल निकाल सकते हैं लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1 लेस देन K। आप ये करके देखो तो यहाँ आपको ये मोर देन आया हुआ है, लेकिन आपका इस केस में लेस देन आएगा, मतलब आपको ये इस तरह कुछ आएंगे बट यहाँ लेस देन सम कांस्टेंट आएगा। ये कांस्टेंट है लेकिन यहाँ मोर देन आया, तो ये जो क्रिटिकल रीजन एक्चुअली इसका नहीं है, वो दूसरे वाले प्रॉब्लम का है, इस वाले का क्रिटिकल रीजन है एक्चुअली। और दूसरी बात, आई थिंक ऑप्शन आंसर देखो, आंसर क्या डी है। यस सर, डी है। ठीक है फिर तो तब सही सोच रहा हूँ ना, साइज बीटा नहीं 1 माइनस बीटा होता। सो अब इसको हम प्रूफ करके देखते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, मतलब ये रिजल्ट है जो कि मैंने बताया अभी कि व्हेन यू इंटरचेंज नल इन ऑल्टरनेटिव द साइज अल्फा है पहले टेस्ट का, पावर बीटा है। तो जो दूसरा प्रॉब्लम बस आपने क्या किया, इंटरचेंज कर दिया H0 H1 को, तो यहाँ साइज हो गया 1 माइनस पावर और यहाँ पावर हो गया 1 माइनस साइज पहले टेस्ट का। ठीक है, अब इसको प्रूफ अगर करें तो उससे करके देख लेते हैं। सो मैं क्या करूँ, चलो दूसरे टेस्ट से स्टार्ट करते हैं। तो मुझे साइज दूसरे टेस्ट का निकालना है ना। यहाँ पे साइज का तो डिस्कस, यहाँ बस पावर बोला है ना। और साइज है ऐसे 1 माइनस अल्फा कह रहा है यहाँ। देखो बाकी 3 ऑप्शन में ये है, पहला ऑप्शन में ये, तो पहले ऑप्शन को कैसे चेक करेंगे, और पहला ऑप्शन मुझे टेस्ट करना है। तो कह रहा है कि ये जो क्रिटिकल रीजन आर हमने दिया है वो मोस्ट पावरफुल क्रिटिकल रीजन है साइज अल्फा का इस प्रॉब्लम को टेस्ट करने के लिए। तो जब आप क्रिटिकल रीजन निकालोगे लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, जो कि नीमन पियर्सन लेमा कहता है कि जो भी क्रिटिकल रीजन आएगा आपको लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से, सिंपल वर्सेस सिंपल में, वो मोस्ट पावरफुल ही होगा, है ना। ये स्टेटमेंट है नीमन पियर्सन लेमा का। तो जो भी क्रिटिकल रीजन आता है लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट से वो मोस्ट पावरफुल ही है। तो यहाँ क्या है, आप ये कर सकते हो, अगर मैं करके दिखाऊं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या लाइक्लीहुड फंक्शन इसका क्या होगा देख लो आप इसी करके। इसका लाइक्लीहुड फंक्शन लिखोगे थीटा की पावर n, है ना। अगर मैं करके दिखाऊं तो क्या होगा कि फर्स्ट ऑप्शन पर टेस्ट करना, तो मैं लाइक्लीहुड फंक्शन लिखूंगा तो ये होगा प्रोडक्ट i फ्रॉम 1 to n थीटा e की पावर माइनस थीटा एक्स आई। सो ये हो गया थीटा की पावर n e की पावर माइनस समेशन एक्स आई, चलो थीटा बाहर रखते हैं। ठीक है, सो अब क्या है कि यहाँ पे L थीटा नॉट अपॉन L थीटा 1 फाइंड कर लेते हैं। तो न्यूमरेटर में क्या करना है, थीटा की जगह 1 रखना है। ठीक है, और डिनोमिनेटर में थीटा की जगह 2 रखना है। तो इसमें पुट करो 1 रखोगे तो e की पावर माइनस समेशन एक्स आई बचेगा बस। ठीक है, और यहाँ पे होगा थीटा 1 में क्या प्रॉब्लम है, हाँ उधर नहीं है कोई पिछले में,
तो बैठ जाओ, कोई बात नहीं, यहीं बैठ जाओ। सो समेशन एक्स आई यहाँ पे होगा, पुट कर लो। तुम्हारा क्या फर्स्ट ईयर है, किनके अंडर है? जटीरा शेखर, ओके, नितिन गुप्ता सर के अंडर। सो यहाँ से हो गया, पुट करो इसको, 2 पुट करो इसमें। सो 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 2 की पावर n, यही ना, e की पावर -2 समेशन एक्स आई फ्रॉम 1 to n। सो यहाँ से क्या होगा, दिस इज लेस देन k। सिंप्लीफाई करो, क्या आता है, इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर ले जाओगे तो आ जाएगा e की पावर समेशन एक्स आई, यही आएगा ना, चेक करो। और लेस देन इसको k1 बोल दो तत्काल, तो ये k2 हो गया, मतलब मल्टीप्लाई हो गया, ये कांस्टेंट तो नया कांस्टेंट बना लिया। यहाँ से क्या आएगा, समेशन एक्स आई ई, दोनों तरफ लॉग ले लो, सो लेस देन इक्वल टू k3 बोल दो, ठीक है ना। सो ये इक्वल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। सो k3, क्योंकि एक्सरसाइज कंटिन्यूअस है यहाँ पे ना। सो ये तुम्हारा क्रिटिकल रीजन है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, और ये मोस्ट पावरफुल है। क्यों मोस्ट पावरफुल है, नहीं पेयरसन लेमा से, ये जो क्रिटिकल रीजन मैं k3 निकाल सकता हूँ क्या है, अल्फा यूज करके, बट क्या जरूरत है, इतने सही ऑप्शन ए रिजेक्ट हो जा रहा है, क्योंकि ऑप्शन ए कह रहा है कि मोस्ट पावर जो आर है, क्रिटिकल रीजन आर करस्पॉन्ड टू द मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ साइज अल्फा। तो पहली बात, ये क्रिटिकल रीजन मोस्ट पावरफुल है ही नहीं यहाँ पे। क्यों नहीं है, क्योंकि मोस्ट पावरफुल होने के लिए उसको इस तरह का होना पड़ेगा, लेस देन इक्वल टू, ठीक है ना। तो पहली बात, तो मोस्ट पावरफुल है ही नहीं, इसलिए पहला ऑप्शन आउट हो गया। अब बचा दूसरा, तीसरा, चौथा में सेम प्रॉब्लम है, तो उसके लिए अब क्या है, तुम उसका पावर निकाल के देख लो, साइज निकाल के देख लो। सो अगर साइज में प्रॉब्लम 2 का फाइंड करूं, ठीक है, तो साइज क्या होता है, प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट स्टार, क्योंकि प्रॉब्लम 2 में स्टार लिया था मैंने, गिवन क्या होगा, एच नॉट स्टार इज ट्रू। तो देखो अब प्रोबेबिलिटी एच नॉट स्टार क्या है सेकेंड प्रॉब्लम में, क्या है, थीटा इक्वल टू ना। सो यहाँ आपके पास है थीटा इज इक्वल टू 2, सॉरी मुझे क्रिटिकल रीजन लिखना ना, रिजेक्टिंग एच नॉट है ना, ओके। तो देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, अगर मैं दूसरे प्रॉब्लम के लिए ये फाइंड करता क्रिटिकल तो कैसा आता, ये तो मैंने पहले प्रॉब्लम के लिए किया ना, अगर दूसरे जो प्रॉब्लम है उसके लिए मैं क्रिटिकल रीजन निकालूंगा तो कैसा मिलेगा मुझे, इसके लिए मिला समेशन एक्स आई लेस देन इक्वल टू के, इसके लिए कैसा क्रिटिकल रीजन मिलेगा मुझे, सिमिलर वे में प्रोसीड करूंगा। तुम लोगों को समझ भी आ रहा है, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ, आ रहा है सर। हाँ तो क्या आएगा बताओ, अगर मैं इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या होगा, क्रिटिकल रीजन कैसा सर बनेगा इसका, माइनस समीशन एक्स आई ऊपर आएगा। हाँ तो ये उल्टा हो जाएगा, समेशन एक्स आई यहाँ हो जाएगा मोर देन k3 या k बोल दो, इस तरह का आएगा, इक्वल टू, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं मतलब ये मोस्ट पावरफुल बनाएगा एक्चुअली, वो कांस्टेंट हम निकाल सकते हैं क्या है। सो ठीक है ना, तो हमें बस ये देखना उसका क्या आएगा। सो एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि तुम्हारे पास आ गया, बस मैं ऐसे ही लिख देता हूँ k यही होगा, तुम फाइंड करोगे तो वो निकालो। यहाँ से देखो अब क्या होगा, तो यहाँ पे हो गया कि ये जो इसका क्रिटिकल रीजन आएगा एच नॉट स्टार को रिजेक्ट करने के लिए, वो समेशन एक्स आई, यहाँ भी वही करना है तुम्हें, एल थीटा नॉट अपॉन एल थीटा वन, बट ये है कि इसका थीटा नॉट थीटा वन चेंज हो गया एक्चुअली, ठीक है ना। सो यहाँ से सिंपली आ गया एक्स आई मोर देन के आ गया, गिवन एच नॉट स्टार इज ट्रू। एच नॉट स्टार में क्या है, एच नॉट स्टार में क्या है, थीटा इज इक्वल टू ना, सो यहाँ है थीटा इज इक्वल टू 2। अब इसी चीज को मैं फर्स्ट प्रॉब्लम के टर्म में लिखना चाहता हूँ, ताकि मैं साइज ऑफ सेकेंड प्रॉब्लम को साइज 2 लिख देता हूँ, 2 मतलब सेकेंड प्रॉब्लम इंडिकेट करने के लिए। तो सेकेंड प्रॉब्लम का जो साइज है वो फर्स्ट प्रॉब्लम से मुझे कंपेयर करना, तो मैं इसको ऐसा करता हूँ 1 माइनस, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन एक्स आई लेस देन के या लेस देन इक्वल टू के, गिवन थीटा इज इक्वल टू 2। अब 1 माइनस प्रोबेबिलिटी, ये क्रिटिकल रीजन है किसका, फर्स्ट टेस्ट का, फर्स्ट प्रॉब्लम का, तो ये हो गया रिजेक्टिंग एच नॉट, नॉट एच नॉट स्टार, गिवन थीटा इज इक्वल टू 2। फर्स्ट प्रॉब्लम में क्या था, फर्स्ट प्रॉब्लम थीटा इज इक्वल टू क्या है, h1 है, गिवन h1 इज ट्रू या h नॉट इज फॉल्स। अब बताओ 1 माइनस, इसको तुम क्या बोलते हो फर्स्ट प्रॉब्लम के टर्म में,
मैं इसको अल्फा 2 बोल देता हूँ, साइज निकाल रहा हूँ अल्फा 2, मतलब अल्फा 2 साइज इन सेकंड। इसको क्या लिखूं मैं इसको? रिजेक्टिंग h0 when h1 is true, पावर इन टर्म्स ऑफ, सो लाइक बोल दो बीटा 1, बोल दो बीटा 1 इन द सेंस कि बीटा था वो। सो क्या प्रूव कर दिया मैंने? साइज जो है सेकंड प्रॉब्लम का वो 1 माइनस पावर ऑफ फर्स्ट प्रॉब्लम हो गया एक्चुअली, और यही ऑप्शन डी है एक्चुअली, यही ऑप्शन है ना कि जो मोस्ट पावर टेस्ट ऑफ साइज 1 माइनस बीटा। तो मैं साइज निकाल रहा था सेकंड प्रॉब्लम का, इस वाले प्रॉब्लम का, जिसके इक्वल है 1 माइनस बीटा। बीटा क्या था? पावर ऑफ द फर्स्ट प्रॉब्लम। ऐसे ही तुम आगे प्रूफ कर लो सिमिलर वे में कि जो पावर सेकंड प्रॉब्लम का होगा बीटा 2 इंडिकेट सेकंड प्रॉब्लम, सो पावर इन सेकंड प्रॉब्लम इज इक्वल टू 1 माइनस आ जाएगा साइज इन फर्स्ट प्रॉब्लम, ये हो जाएगा सिमिलर वे। तो ऐसे तुम याद रख सकते हो रिजल्ट, तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, सर मैथ्स के भी डाउट है सर। मैथ्स का भी डाउट है, ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मैं बहुत दिनों से कराया नहीं हूँ, देख कोशिश कर सकता हूँ। मैं एक्चुअली दूसरे रूम में जाता हूँ क्योंकि यहाँ के लोग डिस्टर्ब होंगे, तो हम कंटिन्यू करते हैं। एक मिनट। यस चलो इसको कहीं रहने दो, तो ये बात नहीं है, इसको लेके जाता हूँ। एक मिनट, यहाँ दिख रहा ना? ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करता हूँ। तो बताओ, ट्राई करते हैं। सर 34। ओके, कंसीडर द फंक्शन दिस, जहाँ s है सेट ऑफ x y x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, सो जो फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू। तो इसमें एक मेथड, लाग्रांज मेथड होता है ना, यूज करो। लाग्रांज मेथड क्या कहता है? दिस थिंग प्लस लैम्डा टाइम दिस, क्या नहीं आ रहा है? उससे आ जाएगा। तुम मेथड पढ़ो, लाग्रांज मेथड प्लस लैम्डा टाइम, या नहीं भी यूज ये करो, दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास। सर ये मेथड बता दो सर, ये आता ही नहीं है। हाँ, इसमें क्या है, ऑप्टिमाइजेशन का एक टेक्निक है। ऑप्टिमाइजेशन में आता है ये कि यू हैव टू मैक्सिमाइज द फंक्शन अंडर दिस कंडीशन, ठीक है ना? सो ये हो गया। अब इसको क्या करना है, जस्ट एक टू वेरिएबल फंक्शन की तरह क्रिएट करो। इसमें क्या है, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ये रखो, प्लस लैम्डा टाइम। यहाँ पे देखो, इसको एक साइड बुला लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1 इज 0। दूसरा मेथड भी है, अगर लगाना नहीं यूज करो तब भी हो जाएगा ये। तो ये अब यहाँ क्या करना होता है, तुम इसको डेल जी अपॉन डेल एक्स निकालो, 0 पुट करो। डेल जी अपॉन डेल वाई निकालो, इसको 0 पुट करो। एंड देन डेल जी अपॉन डेल लैम्डा निकालो, इसको 0 पुट करो। इससे क्या आ जाएगी, इससे एक्स की वैल्यू आ जाएगी, वाई की वैल्यू आ जाएगी और लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। 3 क्वेश्चन है, 3 अननोन है, करके देखो। कोई भी क्वेश्चन इससे हो जाएगा जहां इस तरह दिया होगा। और आ गया तो उन्हीं में फिर पुट कर लो जो भी पॉइंट आएगा। अब मैक्सिमम में क्या तरीका होता है, आर एस टी निकालते हो तुम, जी एक्स एक्स, जी एक्स वाई, जी वाई वाई ना, आर एस टी। सो अब क्या करते हैं, आर टी माइनस एस स्क्वायर पॉजिटिव होना चाहिए, या एबीसी भी कुछ लोग लिखते हैं, तो उस तरह से कर सकते हो। सर ये RT माइनस एस स्क्वायर इसमें नेगेटिव आ रहा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि नेगेटिव के लिए क्या सिचुएशन होती है, सैडल पॉइंट। सैडल पॉइंट। अच्छा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए क्योंकि यहाँ बोल रहे हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो ऐसा नहीं होगा। तुमने सिर्फ इसको किया होगा, अंडर दिस कंडीशन नहीं देखा होगा। चलो क्या सर करते, हाँ सर प्लस लैम्डा की जगह माइनस लैम्डा होता है। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप माइनस लैम्डा नो प्रॉब्लम, सो यू कैन कंसीडर माइनस लैम्डा, स्टिल इट विल वर्क, कोई दिक्कत नहीं आएगा।
ओके इसको चेंज करके लगा देंगे, सिंपल ही हो जाएगा। अच्छा इसको मत करो, इस मेथड से आप नहीं भी करो, दोनों सही है, प्लस माइनस इट विल वर्क। सो सेकंड वे इज, चलो हम यूज नहीं करते हैं ये, तो हम क्या करेंगे, जस्ट मैं क्रिटिकल रीजन निकालूंगा जो इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके क्या होगा, एक्चुअली क्या है कि ये बोल रहा है तुम्हें उस सर्कल पे पॉइंट होने चाहिए ना, पॉइंट इधर होना चाहिए रेडियस 1 के सर्कल पे, ये पॉइंट इस बाउंड्री पे होना चाहिए, और तुम्हारा फंक्शन है एफ जो है वो कुछ इस तरह से है 3x² 4xy प्लस वाई स्क्वायर, 3x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर, 3x² प्लस 4xy प्लस वाई स्क्वायर। तब क्या करोगे, पहले डेल एफ अपॉन डेल एक्स निकालोगे 0, सो ये आ जाएगा 6x प्लस 4y इज 0, है ना। फिर तुम निकालोगे डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल टू 0, इससे क्या होगा 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 0। मेरे पास दो इक्वेशन दो अननोन है, तो इसको मैं रिड्यूस करूंगा, तो 2 से इसको डिवाइड कर देते हैं, 3x प्लस 2y इज 0, यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देते हैं, सो 2x प्लस वाई, नहीं ठीक था पहले ही, सो यहाँ से क्या आया 4x प्लस 2y इज 0, एक ही पॉइंट तो आया, क्या पॉइंट आया यहाँ से, आई थिंक x 0 और y 0 आएगा, ये आएगा ना, और कुछ आएगा क्या, चेक करो, ओनली पॉसिबिलिटी सब्ट्रैक्ट कर लो ना, so x is equal to 0 and then you put x, only solution is 0 0, yes or no? यस सर। हाँ अब बट तुम्हें तो कोई पॉइंट मिला ही नहीं जो इसको वो कर रहा हो, तुम्हारे अंडर किस कंडीशन था, ये क्या था x² प्लस वाई स्क्वायर शुड बी 1, तो एक काम करो, अब ऐसे नहीं काम बना, तो एक काम करते हैं, यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाल सकते हैं, यस सर। तो आ जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इस y को तुम यहाँ पुट कर लो, वन वेरिएबल का क्वेश्चन बना लो, छोड़ो इसको, यू जस्ट मेक द क्वेश्चन ऑफ वन वेरिएबल। सो क्या होगा अगर वन वेरिएबल बना लेंगे तो इसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट कर लेते हैं हम लोग, सो उससे कर लो अब। सो यहाँ पे तुम वाई स्क्वायर को रिड्यूस कर लो चाहो तो 3x² प्लस 4xy, तो यहाँ y की वैल्यू में प्लस माइनस पर रखूंगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है ना क्योंकि रेस्ट्रिक्शन तो दिया नहीं है, सो दोनों लेके चलूंगा मैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों से करेगा तो क्या आता है, एंड देन वाई स्क्वायर इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो इससे आना चाहिए, तो ये अब वन वेरिएबल का फंक्शन बन गया, दिस इज जस्ट प्रॉब्लम ऑफ वन वेरिएबल। अब वन वेरिएबल जैसे हम मैक्सिमाइज करते हैं वो करके देख लो, इससे हो जाएगा, ठीक है, ये फाइन। ये भी अगर मुश्किल लग रहा है तो एक और तरीका होता है ना, इसमें पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर लो इसको, ठीक है। तो ये टेक्निक यहाँ 0 0 पे मुझे एक्चुअली 0 0 उस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1 को, तो मुझे उस बाउंड्री पे चेक करना पड़ेगा। एक्चुअली कहना कैसा है कि बाउंड्री पे मैक्सिमम देखो तुम्हारा जो ओरिजिन है बट इट इज नॉट ऑन द एस, तो जब क्रिटिकल पॉइंट तुम्हारा उस सेट में नहीं है तो तुम्हें अब ये देखना है कि इस बाउंड्री पे कौन सा पॉइंट लोगे जहां पे हमें मैक्सिमम आंसर मिल जाएगा, या मिनिमम पूछा है तो मिनिमम मिल जाएगा, हमें इसके पॉइंट कंसीडर करने हैं। तो सर्कल पे कैसे पॉइंट होते हैं, y बराबर cos थीटा और x बराबर sin थीटा, इससे भी ट्राई कर सकते हो, यू जस्ट पुट इट, मतलब तुम्हें s के आर्बिट्री पॉइंट कलेक्ट करने हैं एंड देन यू हैव टू पुट ऑन दिस, सो स्टिल कर पाओगे, अभी भी प्रॉब्लम है, सो इससे हो जाएगा, इससे करके देख लो, इससे आंसर आ जाएगा मुझे लगता है 2x² एंड देन, ठीक है ना, यहाँ से आ जाएगा 2x², ये इसको घटा दिया मैंने, +1 प्लस माइनस 4x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इससे करके देखो ना, दो फंक्शन हो गए, लाइक तुम क्रिटिकल पॉइंट निकाल के देखो क्या आता है, आ जाना चाहिए। नहीं तो एक काम करते हैं, तुम मुझे क्वेश्चंस जो भी डाउट्स हो अगर ऐसे तुम्हें बहुत ज्यादा क्लियर नहीं तो मेरे बार भेज देना, मैं पहले सॉल्व करके ये तुम्हें भेज दूंगा या मैं क्लास में डिस्कस कर दूंगा नेक्स्ट टाइम, ये है क्योंकि अभी एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने सॉल्व तो किया नहीं है तो मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, वो चीज़ है किस मेथड से आंसर आएगा। सो बेटर, ठीक है, तुम नेक्स्ट टाइम से तो क्वेश्चन मुझे पहले भेज देना, देन आई विल सी। बट ये है कि आप इंश्योर करो कि आप जैम और गेट के सारे क्वेश्चन कर लो, सारे ऑल क्वेश्चंस 2005 से 22 तक के जैम के, तो मैथ्स पोर्शन आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैथ्स पोर्शन, क्योंकि मैथ्स वो गेट में उस तरह के क्वेश्चन मैथ्स के आ रहे हैं, है ना, गेट वाले तो हैं ही, जो मैथ्स पोर्शन के हैं लाइक के जो कुछ परसेंट मैथ्स आता है ना वो, बाकी है ना, ये जैम के तो करने ही हैं क्योंकि बेसिक्स हैं और ये आने चाहिए, है ना। जैम इज लाइक तुम
किसी पे सेकंड फ्लोर पे जा रहे हो लेकिन तुम्हें फर्स्ट फ्लोर का आइडिया नहीं है, तो जैम इज लाइक फर्स्ट फ्लोर है ना, यू वांट टू गो टू सेकंड फ्लोर, तो उतना भी आइडिया है तो काफी है गेट निकालने के लिए। चलो हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं। सो आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, डाउट क्लास और आगे करेंगे, और कोई जैम आप लोग पेपर अगर सॉल्व किया तो यू मे आस्क मोर डाउट्स, नो प्रॉब्लम, अगर आपको पूछना है तो, अदरवाइज हम आगे करते हैं। सर एक ग्रुप में क्वेश्चन भेजा हूँ, उसको देखे। ग्रुप में क्वेश्चन भेजें आप, एक मिनट। कौन से वाले ग्रुप में, डाउट्स वाले में? सर मिशन 50 जो है उसमें। मिशन 50 जो है, क्या है इसमें? लेट अस इवैल्यूएट, क्या है? P to variate normal density in terms of individual parameters mu1 mu2 ओके। तो क्या फाइंड द इनवर्स ऑफ, तो ये किस टॉपिक का है? तो मल्टीवेरिएट उस तरह का दिख रहा है ना, मल्टीवेरिएट एनालिसिस से। तुम्हारे तुम जैम की तैयारी का, तुम गेट की कर रहे हो? जैम की सर। ये तो जैम में इस तरह क्वेश्चन आते नहीं है। हाँ। एक बार आया था वो भी, अब नहीं आया, वो पहले तब आया होगा। हाँ सर एक, और हाँ सर इनवर्स वो में मतलब टेस्ट का पीडीएफ था सर, सॉल्व करने के लिए सर दिए, तो उसमें था, पूछा गया था टेस्ट में सर। आज मतलब एक पीडीएफ सर भेजे थे शशि सर, उसमें पूछा गया था। तो तुम्हें क्या इनवर्स निकालना, मैट्रिक्स? सो मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं? मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना तुम्हें नहीं आता है क्या? मैट्रिक्स जो है इसका इनवर्स क्या होगा? ये मैट्रिक्स ही है ना ये, सिग्मा। हाँ तो मैट्रिक्स का इनवर्स हाँ कैसे सर, निकालते हैं? तो सर उसमें एडजॉइंट ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए करते हैं। डायगोनल को ए इनवर्स इंटरचेंज इज करो, इक्वल टू, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो डायगोनल को चेंज करो, नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है? और डिटर्मिनेंट निकाल के डिवाइड कर दो। रो 1 टू रो 2 1 इक्वल होगा। हाँ कोई दिक्कत, रो 1 2 ही है दोनों में। अरे भाई तुम लोग देखो, इसमें कोई इस ग्रुप में है, कितना आसान सा, उसमें क्या डाउट, मुझे समझ ये नहीं आया, डाउट क्या है तुम्हारा इसमें? क्या लीनियर अलजेब्रा में तुमने क्लास 12 में इनवर्स निकालना नहीं सीखा है? तुम क्वेश्चन सीखे हैं देख के डर सर गए। वो। एक मैट्रिक्स है जिसका इनवर्स निकालना है, डिटर्मिनेंट क्या होगा इसका? हम्म अरे भाई तो जो क्वेश्चन मेरा पूछ लिया है इसमें क्या तुम्हें समझ नहीं आया? मुझे इसमें कुछ स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट है भी या सीधा इनवर्स पूछ रहा है ये? बताओ इसका इनवर्स क्या होता है मैट्रिक्स का? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट क्या होता है? सिग्मा 1 1 सिग्मा 1 2 माइनस सिग्मा 1 2 स्क्वायर, ये है ना। और एडजॉइंट क्या होता है इसका? डायगोनल को चेंज करो, 2/2 में नॉन डायगोनल का साइन चेंज करो। क्या ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है? देख के बताओ। ठीक है। तो इसमें क्या ऐसा पूछने वाला था? तो बिना ट्राई किए पूछ लेते हो तुम। ट्राई तो करो, एक मैट्रिक्स नॉर्मल इनवर्स ट्राई करके पूछोगे तो समझ कुछ क्वेश्चन में है भी। नहीं सिग्मा सर, 1 वो 1 जो सिग्मा म्यू 2 वन 2 म्यू है ना। टू और रो दे दिया था, मैं सोचा कि उसका भी यूज होगा। जरूरी थोड़ी है, तुम्हें जो पूछ रहा पॉइंट देखो ना, कि तुम्हें जहां तक पहुंचना है वहां तक पहुंचने के लिए क्या क्या जरूरत है, हम वहां से स्टार्ट करेंगे ना, क्या क्या कहाँ तक पहुंचना है, मुझे इनवर्स तक पहुंचना है, तो अकेला मैट्रिक्स काफी इनवर्स तक पहुंचने के लिए। अब यहाँ ऑप्शन नहीं मिलता तो फिर कुछ और दिमाग लगाता, ओके कि आगे क्या जरूरत है, कुछ जरूरत नहीं है, वो तुम्हें ऐसे ही दे दिया, तुम घूम गए।
और ये सब जैम में नहीं आता है, ठीक है ना। तुमने क्या गेट बैच के लिए ज्वाइन किया, तुम तो जैम बैच में भी हो, तो मुझे याद है। तो गेट की यस क्लास सर। चल रही है ना, तो तुम जैम बैच में इसमें कैसे आ गए? सर ज्वाइन कर लिए, ये सब तुम्हें हमसे जैम में डाउट नुकसान चल रहा पहुंचा है। देगा। अरे आज मैं स्टोकेस्टिक पढ़ाऊंगा, स्टोकेस्टिक जैम में नहीं आता है, तो क्यों अपना नुकसान कर रहे हो तुम? ओके सर। हम्म मैं सोचा सर डाउट था तभी क्योंकि सर गेट मतलब में कि क्या है नाम बहुत बस से, में। नहीं नहीं उनका क्लास अलग चल रहा है ना, तो जैम का तो उनका अलग चल रहा है क्लास, तुम गलत ज्वाइन कर दी मुझे लग रहा है। उनका जैम का तो चल ही रहा है अभी शायद क्लास, दूसरे बैच में चल रहा है क्या? नहीं वही मतलब मैं सर, चल मैं रहा सोचा होगा कि जैम का क्लास, वहीं क्योंकि पे चल इसमें रहा है। नहीं 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 नहीं, वो तुम देखो उन्होंने लिंक दूसरा है उनका। ओके सर एक ओके। तो तुम लोग गेट वाला ग्रुप ज्वाइन क्यों किया मुझे समझ ये नहीं आ रहा तुम्हें। तुम जब जैम की तैयारी करो, मैंने बोला था जैम का ग्रुप, जैम वाला गेट वाला जैम का ग्रुप में रह सकता है, लेकिन जैम वाला गेट के ग्रुप में नहीं आएगा। उन्हें कहा था ना ग्रुप में जब बना रहे थे ग्रुप हम, कि जो जैम वाला बच्चा है सिर्फ जैम में ही रहेगा, जो गेट वाले वो दोनों में रहेंगे। ठीक है, अभी स्टोकेस्टिक में स्टार्ट करूंगा, वो तुम्हारे जैम का नहीं है ना। तुम ये पढ़ोगे फिर जैम भी नहीं निकलेगा, गेट तो बात की बात है, तो वही पढ़ो जो जैम में आते हैं। ठीक, चलो। सर तो इसका ही सर 21 का ही 21 ही क्वेश्चन है सर। 21 का 21 हम्म इसमें क्या है कि एक्स वाई भी रैंडम वेक्टर में ज्वाइंट है, ज्वाइंट एमजीएफ दे दिया मुझे। मुझे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई का वो बताओ। जैसे मुझे वेरिएंस ऑफ जेड चाहिए, मतलब वेरिएंस ऑफ एक्स प्लस वाई चाहिए। इसका फॉर्मूला पता है आपको क्या होता है? वेरिएंस एक्स प्लस वेरिएंस वाई। चूंकि हमें गिवन नहीं है, इंडिपेंडेंट है, तो हम आगे टर्म भी कंसिडर करेंगे, 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। ठीक है ये। अब यहाँ क्या चाहिए? ई एक्स स्क्वायर माइनस ई एक्स का होल स्क्वायर। वेरिएंस वाई के लिए क्या चाहिए? ई वाई स्क्वायर माइनस ई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम कोवेरिएंस बिटवीन एक्स वाई। तो कोवेरिएंस का मतलब हो गया ई ऑफ एक्स वाई माइनस ई एक्स ई वाई। ठीक है यहाँ तक? तो मुझे इसकी जरूरत है एक्चुअली, इन सारे टर्म्स की वैल्यू निकालने की जरूरत है। अब इसके लिए क्या जरूरत है मुझे? मुझे इन्फॉर्मेशन एक दिया ज्वाइंट एमजीएफ, तो क्या इससे हम एक्स का मार्जिनल निकाल पाएंगे? कैसे? सर 0 पुट कर देंगे एक को। हाँ, T2 को 0 रख देते हैं तो आ जाएगा ये। फिर y का मार्जिन निकाल पाएंगे हम, T1 को 0 रख देते हैं, तो T1 को 0 पुट कर देंगे तो जो बचा वो y का mgf है। T2 को 0 पुट करेंगे, जो बचा वो x का mgf है। अब x के mgf से क्या हम ex स्क्वायर ex ये सब निकाल पाएंगे? यस हो जाएगा सर। ना। फिर ऐसे ही जो y का mgf है उससे क्या हम ey स्क्वायर ey निकाल पाएंगे? डिफरेंशिएट करके एक बार ey आ जाएगा, 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे ey स्क्वायर आ जाएगा, t को 0 पुट कर देंगे बाद में, तो सब आ जाएगा। बस एक टर्म बचेगा, क्या? ex y। और यस ex y कैसे आया इससे? क्या इससे नहीं निकल जाएगा? सर EXY बता दो सर एक बार, बाकी तो निकल गया था। हाँ, ex y के लिए आप क्या करेंगे? जैसे आपके पास m x y t1 t2 है, तो जो आइडेंटिटी है उसके लिए क्या करना आपको? m जो ये t1 t2 है उसको एक बार डिफरेंशिएट करो आप t1 के रेस्पेक्ट में, फिर जो भी आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो t2 के रेस्पेक्ट में। सो ये हो जाएगा डेल t1 डेल t2। अब जो आएगा इसमें t1 और t2 दोनों को 0 रख दो, तो ये जो बचेगा ये EXY आएगा। ठीक है। अब आपने मतलब ये पता था पहले से या ये मतलब मैं करके देखा आंसर नहीं आता? सर करा तो मैं ऐसे ही था सर, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है सर। हाँ थोड़ा सा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होगा पर इससे ही आ गया। हाँ हाँ हाँ, इससे आ जाएगा क्योंकि ये दूसरा टेक्निक ये है कि चलो तुम T1 T2 दोनों को इक्वल रख दो। एक तरीका ये है, देखो। सो T1 T2 को इक्वल पुट करोगे तो क्या होगा? सी एक्चुअली ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इसलिए थोड़ा टाइम टेकिंग इसलिए है क्योंकि इंडिपेंडेंट नहीं है, तो कोवेरिएंस टर्म आ रहा है, कोवेरिएंस टर्म आ रहा है तो इसलिए EXY आ रहा है, तो ये थोड़ा लंबा हो रहा है। यस। सो आपको जब EXY चाहिए दोनों है तो इसको एक बार T1 फिर एक बार T2 उसी को डिफरेंशिएट करो, देन यू पुट T1 T2 बोथ 0। थोड़ा सा टाइम टेकिंग हो रहा है। यस।
तो उसके लिए एक काम कर सकते हो तुम, यहाँ पे T1 का काम तो खत्म हो गया, तो तुम यहाँ पे जो आया उसमें T1 को 0 रख दो, T1 का काम तो खत्म हो गया ना, तब सिर्फ T2 का फंक्शन रहा होगा, ये ओनली T2 का फंक्शन होगा। बाद में यहाँ T2 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। यहाँ T2 0 पुट कर दो, क्योंकि यहाँ तो डिफरेंस तुम सेकेंड T के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, तो ऐसे कर लो, तो इससे EXY आ जाएगा। और EXY के लिए पता ही हमें कि हम MXY में T1 T2 को 0 रख देंगे तो ये नथिंग बट MX T1 होता है, ये फॉर्मूला है। सिमिलरली MXY 0 T2, सो ये हो गया MY T2। अब ये मुझे पता है, अगर तो मुझे पता है कि मैं एक बार डिफरेंशिएट करूंगा, है ना, T1 के रेस्पेक्ट में M T1 को, तो ये मुझे EX देगा, कब, जब मैं T1 को 0 रख दूंगा। फिर इसी को मैं दो बार डिफरेंशिएट कर देता हूँ, अगर T1 के रेस्पेक्ट में इसको, और बाद में फिर T1 को 0 रखता हूँ, तो मुझे EX स्क्वायर देगा। सिमिलरली में EY और EY स्क्वायर ये देगा। थोड़ा टाइम टेकिंग है, यस। सो सेकेंड टेक्निक, एक इजी टेक्निक यूज किया जा सकता है, दूसरा अप्रोच, कि लाइक मुझे MXY T1 T2 दे रखा है, ठीक है, तो अब मुझे पूछा है उसने x प्लस वाई का वेरिएंस बताओ, तो मैं एक काम करता हूँ, मुझे ये पता है कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, बताओ। अच्छा, लेकिन ये कब अलग कर सकते हैं हम इसको, मतलब इसको मैं ऐसा तब लिख पाऊंगा ना जब ये इंडिपेंडेंट होगा, है ना। ओके, नो प्रॉब्लम। सो क्या करते हैं हम, अगर ये मेरे पास है MXY TT, है ना, तो इससे क्या होगा, क्योंकि प्रोडक्ट में हम लिख नहीं सकते, क्योंकि प्रोडक्ट में है भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं है। इंडिपेंडेंट कैसे नहीं है, तो चूंकि ये क्वांटिटी डिफरेंट है MXT1 MXT2 के, मतलब MYT2 के, दोनों का प्रोडक्ट इक्वल है नहीं, और ये फैमिली होता है, तो इसका मतलब ये है कि X एंड Y आर नॉट इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट है ही नहीं, तो हम प्रोडक्ट में नहीं लिख पा रहे हैं। तो एक तो यही टेक्निक मुझे लगता है यही ठीक है। बच्चे और ही बता रहे थे, पता नहीं हमने डिस्कस किया था, वो बताया था कुछ टेक्निक शॉर्टकट, लेकिन पता नहीं हर जगह वैलिड है कि नहीं है। ये थोड़ी लॉन्ग वे ही है, बट ये ठीक टेक्निक है, मतलब समझ ना करना क्या है, क्योंकि मैं करके नहीं दिखाया, मैं बस बता रहा हूँ करना क्या है, छोटे से आइडिया लगा ना करना कैसे है। यस सर। हाँ, कि बस आप अलग से MGF निकालो, देन उससे हमने ओपन कर दिया पूरा वेरिएंस x प्लस वाई को, जो चीजें जरूरत है एक एक करके निकाल लेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, यस, लेंदी क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का भी है, तो इसीलिए ठीक है। सो आगे करें, और कुछ पूछना है किसी को। चलो फिर आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या है कि सो भी स्टार्ट करते हैं स्टोकेस्टिक प्रोसेस। क्योंकि थ्योरी हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि क्रैश कोर्स में थ्योरी इतना टाइम भी नहीं है, थ्योरी करेंगे नेक्स्ट ईयर में थ्योरी कराऊंगा। तो अभी मैं मान के चल रहा हूँ आप लोगों को थ्योरी आती है, नहीं आती है थोड़ा बहुत टाइम दीजिए, पढ़िए, है ना। तो सीधा स्टार्ट करते हैं, अभी 2019 के पेपर से स्टार्ट करते हैं, 19 20 21 22 में ना। तो कौन है, एक मिनट, इसमें ग्रुप में जैम वाले बच्चे कहाँ से आ गए।
अच्छा एक्चुअली वो कॉमन लिंक है ना, इसलिए ज्वाइन कर लिया होगा। ओके तो ठीक है, तो अब क्या करते हैं, है ना, मतलब गेट वालों के लिए जैम करना मस्ट है, जैम वाले क्वेश्चन करना मस्ट है, पर गेट भी आपको करना पड़ेगा। ओनली जैम में ढंग से करते हो तो भी निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए 2019 के पेपर हम लोग देख रहे थे। सो ग्रेट 18, चलो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, 21 का है ना। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 48। ठीक है, 48 है, 47 भी है, राइट। चलो तो 48 से स्टार्ट करते हैं। 48 है, सपोज कस्टमर्स अराइव एट एन एटीएम फैसिलिटी अकॉर्डिंग टू अ पॉइजन प्रोसेस। तो आपको अब ये एक बार पढ़ लेना पॉइजन प्रोसेस होता क्या है। विथ रेट 5 कस्टमर पर आवर, द प्रोबेबिलिटी round up to decimal places that no customer arrive at the ATM facility from 1 PM to 1:18 PM, 18 मिनट में कोई नहीं आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, क्वेश्चन देख लिया एक बार कि हमारे पास रेट इन्फॉर्मेशन क्या क्या है। एक तो मुझे रेट पता है और रेट 5 कस्टमर पर आ रहा है, और पूछ रहा है कि पॉइजन प्रोसेस है, ये इन्फॉर्मेशन है, और पूछ रहा है कि फर्स्ट 18 मिनट में, मतलब ऐसे इंडिपेंडेंट इंक्रीमेंट होते हैं इसमें। So anywhere you start, it will be independent of the 4. So इस 18 मिनट में एक भी कस्टमर नहीं आएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ओके, सो 48। ठीक है, तो पहले चलो पॉइजन प्रोसेस थोड़ा डिफाइन करते हैं, तो बहुत एक आइडिया मिलेगा। कोई बताओ मुझे, व्हाट इज पॉइजन प्रोसेस को कैसे डिफाइन करते हो, व्हाट इज डेफिनेशन, सॉरी पॉइसन प्रोसेस। सो हाउ डू यू डिफाइन इट, ताकि क्वेश्चन में अप्लाई कर सके। कुछ आइडिया होगा आप लोगों को। चलो एक नोटेशन एनटी आता है, एनटी के बारे में बताओ क्या है। Number of events occurring between time interval 0 to t. यस यस, सो द मीनिंग इज, सो ऐसा लिखता हूँ, लेट एनटी जो है, क्योंकि इसका यूज है, तो जैसे थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। एनटी बी नंबर ऑफ कस्टमर्स अराइव्ड इन टाइम, या इन टाइम इंटरवल 0 to, ऐसे लिखता हूँ, इन टाइम इंटरवल 0 to t। ओके, कॉमा एंड लैम्डा बी, ऐसे लिख दो, एंड लैम्डा बी रेट ऑफ अराइवल, देन NT has what distribution, NT का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। Poisson lambda t parameter. Yes, Poisson distribution with parameter lambda t. So Poisson lambda t distribution. ठीक है, okay, so that is if you write NT एक रैंडम वेरिएबल है, इज इक्वल टू n, मतलब पहले t मिनट में या पहले t टाइम में n कस्टमर्स आएंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी, यू नो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, जस्ट अप्लाई दैट, e की पावर माइनस लैम्डा t की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल। ठीक है, सो एक मिनट, एक ऑन है। सो नाउ ठीक है, सो ये आ गया, n की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये मैंने थोड़ा सा बस डेफिनेशन बता दिया। अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारे क्वेश्चन जो 48 है 2019 का, उसमें जो ये क्वेश्चन है एक्चुअली, उसमें बताओ आप, लैम्डा कितना दिया है, रेट कितना दिया है, लैम्डा कितना है 5 कस्टमर पर आवर, राइट, 5 कस्टमर पर आवर, आर का दिया है, और आपसे पूछ रहा है कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है नो कस्टमर अराइव्ड इन 18 मिनट्स, फर्स्ट 18 मिनट्स लेट्स से। ओके, या 1 to 1 बात वही है, 18 मिनट में कोई कस्टमर नहीं है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मतलब अगर मैं लिखूं n, अब देखो, अब या तो यहाँ पे इसको मिनट में करो या इसको आर में करो, ठीक है ना, तो आर में ही कर देता हूँ। सो 18 मिनट मतलब कितना आवर्स, 18 में 60. तो ये आपका, सॉरी
18/6 तो 18 6 है ना 3/10 आवर्स। सो ये हो गया n 3/10 इज इक्वल टू 0, ये पूछा जा रहा है हमसे। ठीक है, तो यहाँ से आप डिसाइड कर पाएंगे कि लैम्डा आपका 5 पर आवर था, t हमारा है 3/10 आवर्स। ठीक है, सो nt मिल गया, और वो जो स्मॉल n मैंने पिछले डेफिनेशन में लिखा है वो यहाँ पे मेरे पास है वो 0। सो अब लगाइए ये फॉर्मूला ऊपर वाला, क्या आएगा, ये फॉर्मूला लगाइए, बताओ क्या लिखूं, e की पावर माइनस लैम्डा t कितना हो गया 1.5 1.5 और तो 0 ही हो गया अब तो। यस 1.5 की पावर 0/0 फैक्टोरियल। तो चेक करो ये की पावर इतना कितना आता है ये कैलकुलेटर से, इतना कैलकुलेटर अलाउड है तो उससे आ जाएगा आपका। ठीक है ना, इसको पुट करो कैलकुलेटर में 0.223 0.2231 2231। तो हमें इसने बोला था अप टू 2 डेसिमल प्लेस ही लिखना है, तो आपको एग्जाम में राउंड ऑफ करके 2 डेसिमल तक ही लिखना है। थोड़ा है ना ज्यादा कम लिख दोगे चलेगा डेसिमल में, लाइक 1 पॉइंट का, फॉर एग्जांपल यहाँ 223 है तो तुमने 0.22 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो आंसर इज 0.22। ओके ठीक है, इसको मैच कर सकते हैं 48 का जो आंसर है। ठीक है ना, 48 कर रहे थे ना। सो अगर 2-3 भी कोई लिखता है तो करेक्ट माना जाएगा, 2-1 भी लिख देता है तो भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है ना, वो चीज है। 0.22 लिखते हो स्टिल इट इज करेक्ट। ओके चलिए, इसके जस्ट ऊपर वाला क्वेश्चन भी है, ये ट्राई करते हैं। सो ये कह रहा है कि कंसीडर अ डिस्क्रीट टाइम मार्कोव चेन ऑन स्टेट स्पेस 1 2 3 विथ वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स दिस वन, देन पीरियड ऑफ द मार्कोव चेन। सो बताइए इस टर्म को डिफाइन करो पहले, तो मुझे कोई बताओ व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ दिस टर्म, पीरियड ऑफ मार्कोव चेन, हाउ डू यू डिफाइन दिस। सर कितने मतलब कितने टाइम के बाद वही रिपीट होगी शायद इस टाइप से। हाँ लेकिन तुमने पीरियड पढ़े होंगे स्टेट के, नॉट द मार्कोव चेन। तुम्हें पूछा जाता है जो फर्स्ट स्टेप है उसका पीरियड क्या है, स्टेट 2 का पीरियड क्या है, स्टेट 3 का पीरियड क्या है, ऐसे तुम निकालते हो ना। बट व्हाट इज मीनिंग ऑफ यस पीरियड, सर। तुम तो स्टेट का पीरियड निकालो, तुम जो बताना चाह रहे हो स्टेट का पीरियड एक्चुअली, तुम मार्कोव चेन पे थोड़ी वापस आते हो, तुम तो स्टेट पे वापस आते हो ना। यस सर। इस मार्कोव चेन एक कॉम्बिनेशन है उसका। सर मतलब अगर जो ये हमारा ट्रांजिशन मैट्रिक्स है हम्म मतलब कितने टाइम के बाद स्टेशनरी हो जाएगा ये शायद। ओके ओके तो बताओ स्टेट, चलो छोड़ो ये इसका डायग्राम बनाओ, बताओ स्टेट 1 का पीरियड क्या है, स्टेट 2 का पीरियड क्या है, स्टेट 3 का पीरियड क्या है, तीनों का पीरियड निकालो। सो लेट मी जस्ट मेक इट हाफ स्क्रीन, एक मिनट। चलो यहाँ हम लोग डायग्राम बनाते हैं, ऐसे आप लोग बना सकते हो इजिली। सो जैसे ये 47 है, सो यहाँ पे क्या है कि स्टेट 1 2 3 मान लो इस तरह से। ठीक है, सो ये है हमारे पास। सो जस्ट ये कह रहा है कि 1 से 1 पे नहीं जा रहा, 1 से 2 में जा रहा है ना। सो 1 से 2 में जाने की प्रोबेबिलिटी है 0.2, फिर 1 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना, 1 से 3 पे जाने की 0.8, फिर 2 पे आते हैं 2 से 1, 2 से 1 की प्रोबेबिलिटी है 0.5 एंड 2 से 3, तो 2 से 3 ऐसे लिखता हूँ, 2 से 3 जाने की है 0.5, देन 3 से 1, सो 3 से 1 ये हो गया, इसका है 0.6 एंड देन 3 से 2 0.4। फाइन, चलो तो अब बताओ मुझे स्टेट 1 का पीरियड क्या है। So how do you decide? You take the CDF of all the way you can come to 1 from 1. तो 1 से 1 में आने में कितने स्टेप लोगे तुम, 1 2, एक तो ये हो सकता है ना, आगे 1 2 3 है ना। सो जीसीडी ऑफ 2 3 देन मतलब आगे आप जो भी लोगे सीधे 1 ही आ गया, आगे कुछ भी आ रहा हो। सो CDF, सॉरी मैं क्या लिख रहा हूँ, जीसीडी ना,
GCD, Yes, sir. हाँ GCD. So what is GCD of 2 3? क्या है, कुछ भी आएगा 1 ना. ओके, तुमने कैसे, जिसने आंसर बताया उसने कैसे डिसाइड किया, क्या यही तरीका लगा है, कोई और तरीके से अप्लाई किया? यही है सर, GCD. यही apply ओके ओके. सो पीरियड ऑफ स्टेट 2 क्या होगा, ये भी 1. स्टेट 3. तो One. सबका पीरियड इक्वल है, इसलिए जो मार्कोव चेन है उसका पीरियड यही होगा. सॉरी, ये 1 1 इक्वल है इसलिए इसका. सो दिस इज 1. सो सर नहीं, ये दोबारा से बता दो सर एक बार. हाँ एक्चुअली क्या होता है, देखो तुम 1 से 1 तक वापस कितने स्टेप में आ सकते हो, तुम बताओ कितने ट्रांजिशन में आ सकते हो तुम. चेक करो यहाँ, तुम डायग्राम देखो. सर मिनिमम तो 2 लगेंगे. हाँ 2, और मैक्सिमम, और टोटल पॉसिबल वे कितना है, और कितने तरीके से आ सकते हैं. दूसरा रास्ता चूज करेंगे तो कितने तरीके से आ सकते हैं. अरे देखो मैं दूसरे कलर से करके दिखाता हूँ, कहाँ गया ये. बट आई एम सेइंग, देखो एक तो ये रास्ता था 1 2, आ गया 2 बार में. ओके, और रह गया 1 2, सॉरी हाँ ठीक है 3. तो 3 बार में तो आ सकते हैं ना. और क्या कर सकते हो, 1 2 3 4 5, 5 भी हो सकता है आगे, डॉट डॉट डॉट. तो ये फॉर्मूला होता है GCD ऑफ ऑल द, अगर डेफिनेशन लिखूंगा तो डेफिनेशन कुछ ऐसा आता है कि GCD ऑफ n सच दैट, या मैं वर्ड में कैसे लिखूं, इट इज मल्टीपल ऑफ समथिंग, ऐसा लिखा होता है कि पीरियड क्या होता है जिसके मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम में यू कैन रिटर्न. ये आइडेंटिटी है, तुम थोड़ा पढ़ना इसके बारे में, पीरियड के बारे में, ठीक है ना. मतलब 2 स्टेप में मैं दिखा दिया तुम्हें, 2 स्टेप में आ सकते हैं रिटर्न, 3 स्टेप में भी आ सकते हैं ना, यस सर. 5 स्टेप में. तो इन सब का GCD क्या होगा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, HCF, हाईएस्ट कॉमन यस फैक्टर. सर. GCD ये सेम होता है ना. तो ये क्या होगा इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो 1 दोनों सर. को प्राइम आ गया ना, तो 1 हो गया. इसी लॉजिक से ये दोनों 1 आ जाएगा. तो हर स्टेट की पीरियड 1 है, सो मार्कोव चेन हैज पीरियड 1 एक्चुअली. सर अगर 1 की जगह कुछ और होता बाकियों का. डिफाइन करने तो का तुमसे सर, डिफाइन करने का वे होता है GCD ब्रैकेट के अंदर m डॉट m और फिर PII की पावर m, मतलब वो हाँ स्टेप हाँ, होते हैं. चलिए हम डिफाइन करते हैं. m देखो ग्रेटर देन डिफरेंट होता है, 0. तुमसे स्टेट का पूछता है, तो रोहित जो क्वेश्चन पूछा ना तुमने, अगर डिफरेंट होता तो वो Yes, तुमसे sir. मार्कोव चेन का नहीं पूछता, फिर वो स्टेट का पूछता. ठीक है ना. ओके सर. हाँ, तो पर्टिकुलर स्टेट का पूछता कि उस स्टेट का क्या है पीरियड. सो मैं इसको डेफिनेशन जरा लिखता हूँ जो वो कह रहे हैं कुलदीप. पीरियड ऑफ स्टेट आई, ठीक है ना. हाँ बताइए जी क्या कह रहे हैं आप. सो इट GCD इज, सो पीरियड ऑफ स्टेट आई, मैं ऐसा लिखता हूँ, वर्ड में लिख देता हूँ. सो पीरियड ऑफ स्टेट आई इज k if and only if. हाँ आप कहना चाह रहे हैं दिस इज k इज इक्वल टू GCD m n, हाँ n लिख लेते हैं चलिए. हाँ PII की पावर, वो स्टेप्स होते हैं जो m, n स्टेप में. हाँ n, हाँ n ग्रेटर देन 0. हाँ ये कहना चाह रहा है कि आई से आपने स्टार्ट किया और आई पे रिटर्न करने में कितना स्टेप में आ रहे हो. जैसे मैंने पहली बार में दिखाया n2 है, दूसरी बार में n3 भी था, तीसरी बार में n5 आ गया. सो जितने भी पॉसिबिलिटीज हैं उन सब का जो GCD होगा दैट इज द पीरियड. दिस इज द डेफिनेशन बोलो या थ्योरम बोल दो, क्योंकि डेफिनेशन वर्ड में भी डिफाइन होता है. सो मतलब डिफरेंट बुक में डिफरेंट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग है, तो किसी एक बुक में तुम्हें ये मिलेगा कि स्टेट आई का पीरियड मैं बोलूंगा k है. अगर k क्या है, GCD ऑफ ऑल n सच दैट PII n मतलब ये है कि i से i तक तुमने n स्टेप में i से i तक पहुंच गए, i से स्टार्ट किया और i तक पहुंच गए. ओके, और मार्कोव चेन का पीडीएफ तब, वो पीरियड तब पूछेगा जब वो सब हर स्टेट का वो इक्वल रहेगा पीरियड है ना. ठीक है, नेक्स्ट. ठीक है, इसका आंसर तो 1 हो गया, इसमें क्या डाउट है, ठीक है ना, जस्ट 1 हो गया. ओके सो ठीक है ना. क्वेश्चन नंबर 49 एक बार बता दीजिए. आपने बोला था लैटिस रैंडम वेरिएबल यूज होगा, पर लैटिस रैंडम वेरिएबल का प्रॉपर्टीज नहीं पता एक्चुअली. 49, हाँ एक मिनट कहाँ गया. एक्चुअली इसमें कुछ ऐसा देखो, एक्स भी
रैंडम वेरिएबल, मैं एक थ्योरम भेजा था तुम लोगों को लिख के ग्रुप में, उसको चेक करो। उसमें क्या है कि एक्चुअली क्या बोल रहा है, बी अ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन फाई एक्स सच दैट फाई एक्स ऑफ 2 पाई इज 1। तो फाई एक्स की क्या डेफिनेशन मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, एक्सपेक्टेशन ई की पावर 2 पाई, ये 2 पाई आई हो जाएगा ना, हाँ हाँ दिस इज 1, इनफैक्ट 2 पाई के आई, एक्चुअली क्या है, ये इंटीजर वैल्यूड है एक्चुअली ये। सो कहने का मतलब क्या है, 2 पाई के आई ये कितना होगा, अच्छा पहले तुम डेफिनेशन देखो फिर इस पे आओ। डेफिनेशन क्या है, एक्सपेक्टेशन ई की पावर आयोटा टी एक्स, यही ना, हाँ सर, हाँ। So iota tx, this is the phi of t, right? So this quantity is 1. So what are the values of x here that will lead to value 1? for So all, t तो 2 pi ले दिया, तो x can be any integer, right? हाँ इंटीजर होगा तभी, आप रैशनल लोगे तो 1 नहीं देगा फिर ये। अगर मैंने यहाँ 1/4 ले लिया, इट विल नॉट गिव। अगर मैं x को 1/4 ले लिया, t को 2 pi भी ले लो, then it will not give us 1। तो मैंने जस्ट डेफिनेशन से किया था इसको, हालांकि रिजल्ट भी है इस पे, मैंने थ्योरम भेजा था बाद में जो यूज हुआ था उस पेपर में। सो इसमें क्या जस्ट पता चला मुझे कि x का जो वैल्यूज है वो इंटीजर हो सकता है, एनी इंटीजर। सो मतलब सैंपल स्पेस जो सेट ऑफ इंटीजर आ गया एक्चुअली, और आपसे पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू z, मतलब ये सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, तो क्या होगी, 1, हाँ 1, यस दिस इज आंसर। हाँ सर, हियर इफ यू पुट इट, यहाँ पे क्या हो गया, व्हेन यू पुट इट phi of 2 pi, सही इस फॉर्म का आया, एक्सपेक्टेशन e की पावर आयोटा t टाइम, सॉरी 2 pi iota x, this is 1, and we know that this will give you 1 only when x is integer, some k, and k belongs to integer. So x can take any integer value, that will help this, and then this will happen. और आप कोई भी कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन टॉपिक अगर पढ़ लो, वहां पे ये रिजल्ट है एक्चुअली इसका, कि जो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करता है दैट विल हैव प्रोबेबिलिटी 1, मतलब कुछ मैं थ्योरम बना रखा है वो चीज। आगे बढ़ते हैं, हाँ। सो वो थ्योरम कुछ ऐसा था, मैं लिख देता हूँ, जो मैं बताया था आपको, शायद ग्रुप में भेजा था मैंने एक बार। वो थ्योरम कुछ ऐसा था, रिजल्ट कि लेट x बी अ रैंडम वेरिएबल एंड a जो है वो, एंड यहाँ पे क्या गिवन है आपको, सच दैट, सच दैट आपको दे रखा है phi x at a is 1, ये गिवन है आपको। देन अच्छा a क्या है, फॉर a डिफरेंट देन 1, ठीक है, 1 के अलावा, अगर ये गिवन है आपको, ये प्रॉपर्टी आपको गिवन है, देन क्या होता है, देन पहला पॉइंट है ये इंप्लाई करेगा, द फर्स्ट पॉइंट विल इंप्लाई इज, ये स्टेटमेंट है, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज कि प्रोबेबिलिटी x बिलोंग्स टू 2 pi k upon a such that k is integer, this will give you 1, ये स्टेटमेंट। दूसरा पॉइंट है phi is periodic function, अब ये periodic फंक्शन के सेंस में है, ऑफ पीरियड मॉड a, ठीक है। एंड अगला पॉइंट है तीसरा कि इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई, ये भी एक ऑप्शन था एग्जाम में, e की पावर माइनस आयोटा टी एन phi x of t dt, this will be equal to 2 pi time probability x is equal to 2 pi n upon a। अगर आपको n से प्रॉब्लम है, यू कैन टेक इट k, है ना, सो यहाँ बस k हो जाएगा। सो दिस इज द थ्योरम, चेक करो। तो ये इस थ्योरम से नहीं आ रहा क्वेश्चन, आप समझो, आपके पास a की जगह क्या क्वेश्चन में मेंशन किया है, व्हाट इज योर a इन द क्वेश्चन, अरे बोलो भाई, क्वेश्चन में क्या गिवन है, a क्या है 49 में 2 पाई ना, तो यहाँ 2 पाई रखो, अब क्या मिलेगा मुझे, a को 2 पाई रख देते हैं, क्या मिलेगा,
x is equal to k and k belongs to हाँ। integer. राइट ना, मतलब Yeah. k बिलोंग्स टू इंटीजर, प्रोबेबिलिटी इज 1, यही तो पूछा हमसे कि ये क्या होगा। दैट इज डायरेक्टली फ्रॉम दिस थ्योरम। एंड एक और ईयर में आया था, ये ऑप्शन बनाया था, उसमें ये ऑप्शन भी था, तो ये थ्योरम, ये रिजल्ट ही है, बुक में चेक करो। ये गेट 2022 में था थर्ड ऑप्शन। हाँ ये शायद है ना, ये 2 3 दोनों था उसमें, हाँ हाँ और ये आपका इसी ईयर 19 में था ये वाला, ये चीज है। ठीक है, चलिए। फाई क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ऑफ एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपका 49 है ना, 49 में कल डिस्कस किया था, 49 48 47 हो गया। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा 37 स्टोकेस्टिक का जो है, चलिए 37 पे आते हैं। सो ये कह रहा है आपका कि consider a discrete time Markov chain on state space 1 2 on one step transition probability matrix this one। ठीक है, तो पूछ रहा है p की पावर n, ये p की पावर n करोगे और n टेंस टू इन्फिनिटी लोगे तो क्या आंसर आएगा, बताइए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे इसको। मैं इधर लिखता हूँ, 1 मिनट 37। सो क्वेश्चन नंबर 37 जी। सर वन स्टेप ट्रांजिशन मैट्रिक्स के लिए सर यहाँ पे 2x2 पे है, तो जी। ए बी और ए बी 1 माइनस ए इंटू ए 1 माइनस ए मैट्रिक्स बना लेते हैं, मतलब एक मैट्रिक्स, मतलब एक डायरेक्ट फार्मूला है यहाँ पे, मतलब पढ़ा है। जी जी जी, 1 मिनट, तो इसको मैं लिख देता हूँ, p को 1 माइनस ए बी 1 माइनस बी, आप ये कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे वही ए इक्वल टू 0.8 और बी इक्वल टू 0.3। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 1 अपॉन ए प्लस बी, बाहर रख रहे हैं 1 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है, बाहर मैं अंदर ही लिख रहा हूं। हाँ बताइए। बी अपॉन ए प्लस बी जी। बी नीचे भी वो, मतलब सेकंड कॉलम रो बी अपॉन ए प्लस बी, ये कहना चाह रहे हैं ना आप? यस सर, यस। हाँ, ये भी एक रिजल्ट है एक्चुअली, डायरेक्टली 2x2 में एक डायरेक्टली रिजल्ट है, मतलब थ्योरम है, आपको बुक में मिल जाएगा। सो दिस इज डायरेक्टली अ थ्योरम। सो ये कहता है तो इससे डायरेक्टली हो जाएगा, आप कंपेयर कर लो सीधा, ठीक है ना, तो आप कंपेयर कर लोगे इससे तो आपको आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। दिस इज जस्ट अ थ्योरम जो ये बता रहे हैं। तो बी कितना था यहाँ पे? सो बी है 0 है ना, ये है ना, ये ए बी, सो बी है 0.3, तो 3/11 3/11 यहाँ आ जाएगा 8/11 8/, ये डायरेक्ट रिजल्ट है, रिजल्ट से सेकंड भी सर ये है कि स्टेशनरी डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लेंगे तो फिर वहां से निकल आएगा, फिर वो आपको लंबा करना पड़ेगा, पाई पी इज इक्वल टू पाई, इस तरह से कुछ ऐसा। हाँ ऐसा ही, पाई इक्वल टू पाई पी, हाँ पाई इक्वल टू पाई पी, तो वो बहुत लंबा होगा। तो ये रिजल्ट आप याद रखेंगे, तो इस तरह क्वेश्चन अभी एक और शायद मिलेगा, अभी आगे भी है, ये एक और ईयर में आया है सेम, आगे 20 या 21 में है शायद। एक कॉन्सेप्ट तो कई सारे क्वेश्चन आए, गेट में रिपीट भी हो रहे हैं कॉन्सेप्ट एक्चुअली। सो ठीक है, ये जो बता रहे हैं मैं उसका एक रिजल्ट लिख देता हूँ, उसका जनरलाइज रिजल्ट भी है। सो रिजल्ट ये है, जनरल रिजल्ट कि यहाँ पे था थ्योरम है, थ्योरम ये कह रहा है कि मान लो लेट जो वन स्टेप ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स जैसे बता रहे थे 1 माइनस ए बी 1 माइनस बी, ये है आपका, जहाँ ए बी ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी है, तो वो ए की वैल्यू 0 से 1 के बीच होगी, बी की वैल्यू भी 0 से 1 के बीच होगी, ठीक है। और आगे क्या है कि जैसे अब जो p की पावर n होता है एक्चुअली, उसका इन जनरल फॉर्मूला अगर आप डिराइव करोगे n टाइम्स, तो ये डिराइव्ड है ऑलरेडी, आप कोई बुक पढ़ोगे तो बुक में दिया हुआ है, लाइक b अपॉन a प्लस बी, a अपॉन a प्लस बी, b अपॉन a प्लस बी एंड a अपॉन a प्लस बी, ये तो है प्लस, आता है 1 माइनस a माइनस बी की पावर n टाइम्स, फिर आता है a अपॉन a प्लस बी माइनस a अपॉन a प्लस बी, फिर b अपॉन a प्लस बी, नहीं माइनस b अपॉन b ना, b अपॉन, सो ये है। अब यहाँ लिमिट n टेंसिटी लगा लो तो ये 0 हो जाती है एक्चुअली, तो अब जब लिमिट लगा लेते हो इसमें, सो इसी में आप देख पा रहे होंगे, सिंपली लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी आप लगा लेंगे तो बस ये बचेगा आपका एक्चुअली। सो थोड़े से बुक में अगर आप थ्योरीज देखेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे गेट में, मतलब उतना डिफिकल्ट भी नहीं आ रहा जैम जैसा, कि बीएससी लेवल है लेकिन क्वेश्चन बीएससी से ऊपर का आ रहा है।
जैसा जैम में होता है। सो इस तरह से और भी रिजल्ट एक्चुअली, अगर मैं और रिजल्ट लिखूं लाइक इसमें क्या होता है कि अगर मुझे इनिशियल प्रोबेबिलिटीज पता है, फॉर एग्जांपल सी पॉइंट है, अगर ऐसा है इनिशियल प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब नोटेशन में लिख रहा हूँ कि x नॉट इज इक्वल टू 0 है ना, यहाँ ये होता है प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 0 एंड डॉट डॉट डॉट, या चलो इतना ही है बस। सो क्या होता है, ठीक है ना, मतलब ये स्टेट 0 पे इनिशियली या स्टेट 1 पे है इनिशियली, ये मुझे दे रखा है, मतलब ये पता है आपको, और आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी पाई n स्टेप बाद जहां पे होगा व्हाट इज दिस क्वांटिटी। तो ये भी इससे ही रिलेटेड है, आप बता सकते हैं। कुलदीप बताइए क्या होगा ये। इसका जो P एक्चुअली आता upon है, A plus B. हाँ राइट, तो ये भी एक्चुअली यही आता A है। upon A plus B. यस, तो यहाँ एक्चुअली थ्योरम ये होता है कि दिस डजंट डिपेंड ऑन द इनिशियल वेयर यू स्टार्टेड, इट डजंट मैटर, इट जस्ट डिपेंड्स ऑन दिस मैट्रिक्स, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी मैट्रिक्स। मतलब हालांकि आप ऐसे जानते हो, अगर मैं ये लिखने से पहले ये लिखता, चलो रिमार्क में अगर ये नहीं लिखता डायरेक्टली आपसे, मैं वही पूछता कि व्हाट इज मीनिंग दिस। सो जो पाई n क्या होता है, पाई 0 इंटू पी की पावर n, ये होता ना फॉर्मूला। ओके, तो ये है। अब जब इसमें क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी जब आप लगाते हैं, सो ये एक्चुअली इसमें सम तो 1 ही होता है ना दोनों का, इसीलिए फॉर एग्जांपल मान लो ये अल्फा है, ये 1 माइनस अल्फा है, तो एट द एंड ये इफेक्ट नहीं करता है, ठीक है ना। सो ये जो आंसर सीधा सीधा यही आ जाएगा यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं आप, तो आता है बी अपॉन ए प्लस बी और बी अपॉन ए प्लस बी आ जाता है, ये आता है ना। तो अगर समटाइम्स अगर ये पूछ लेता आपसे तो ये बता सकते हैं। तो इनिशियल प्रोबेबिलिटी चाहिए है ना आफ्टर एन स्टेप। ओके, ठीक है। द लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन, लिमिटिंग डिस्ट्रीब्यूशन डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल प्रोबेबिलिटी एक्चुअली, है ना। ये लिमिटिंग जो है इनिशियल पे डिपेंड नहीं करता, ये क्या था अल्फा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा हमें, वो चेंज भी हो जाएगा तो भी आंसर यही रहेगा। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सो जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा इस पेपर में वो है क्वेश्चन नंबर 22। ओके 22, तो ये तो हमने किया तब भी जब एक क्लास में डिस्कस कर रहे थे। चलिए 22। सो यहाँ वो कह रहा है कि लेट xn be a discrete time Markov chain on state space 1 2 3 with one step transition probability matrix this one and initial distribution आपको दे रखा है, वो जो मैं लिख रहा था पाई 0 है ना, यहाँ पे वो है 0.5, मतलब चलो 0.5 0.2 0.3 है ना। ओके, अब ये आपसे कह रहा है कि इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मतलब है ना x1 is 2, सो फर्स्ट स्टेप में 2 पे है, सेकंड स्टेप में 3 पे, थर्ड स्टेप में 1 पे है ना। सर वो आपने अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था वो इनिशियल प्रोबेबिलिटी पे जी वो क्या मतलब 2 के लिए ही सही था, 2x2 के लिए था हाँ, मतलब वो इन 2 जनरल क्रॉस, है क्या मतलब? नहीं मैं 2x2 के लिए लिखा हूँ, ओनली 2x2 के लिए था। ओके सर। तो चलिए ये ट्राई करते हैं, ऐसे इजी है। आप इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे बता रहे थे ना कि प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2, हाँ x2 इज इक्वल टू 3 गिवन x1 इज इक्वल टू 2 एंड प्रोबेबिलिटी x3 इज इक्वल टू 1 गिवन x2 इज इक्वल टू 3, मार्कोव चेन की प्रॉपर्टी है ना। सो अभी तो हमने टोटल वो लगाया मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी लगाया हालांकि, लेकिन यहाँ पे आगे जो आता है उसको नहीं लिखा क्योंकि वो आपको पता है कि मार्कोव चेन जस्ट डिपेंड्स ऑन जस्ट द प्रीवियस वन, नॉट द अर्लियर। सो हो गया ना। अब ये कैसे निकालेंगे आप, तो इनिशियली कहाँ पे था, ये प्रोबेबिलिटी है, अब 2 पे पहुंचेगा एक स्टेप बाद, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे डिसाइड होगी, प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2 होगा, ये कैसे डिसाइड होगी, दिस इनटू क्या लिखूं आगे मैं, P. ये वाला 2 पे पहुंचना है ना मुझे 2 पे सिर्फ पहुंचना, मुझे सिर्फ इतना चाहिए, एक स्टेप बाद मुझे 2 पे पहुंचना। वो आप कर सकते हैं, मल्टीप्लाई p कर लीजिए, फिर बाद में आप सेकंड कॉलम देख लेंगे, यही कर रहे हैं ना आप कि हम हाँ सर, इससे यही मल्टीप्लाई कर लेंगे फिर सेकंड कॉलम देख लेंगे, बात बराबर ही है। हम डायरेक्टली मैं सेकंड कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर दूं,
अब मल्टीप्लाई करके सेकंड कॉलम देखोगे, बात हुई, मैं सेकंड कॉलम ही निकाल लेता हूँ। तो ये x1/2 आ गई कि इनिशियली कहीं से भी स्टार्ट हुआ हो, एक स्टेप बाद 2 पे होगा, इसकी ये प्रॉपर्टी आएगी। सो मैं इधर कर देता हूँ ना। सो 22 जो है, इसमें आपको इनिशियल प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.5, 0.2, 0.3, और अब आपको पूछ रहा है कि P आपको दे रखा था ना, P जो भी है। सो P हमें बस सेकेंड कॉलम से भी मतलब है तत्काल, 1 2 3 है ना, 1 2 3, तो सेकेंड कॉलम है यहाँ पे 0.3, 0.2, 0.4, सो 0.3, 0.2, 0.4 अभी के लिए है ना, वो खुद लिख लेंगे हम। सो हमें चाहिए था x1 इज इक्वल टू 2, ठीक है, x2 इज इक्वल टू 3 और x3 इज इक्वल टू 1। तो हम इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 2, x2 इज इक्वल टू 3 गिवन, है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। सो x1 इज इक्वल टू 2 एंड देन x3 इज इक्वल टू 1 गिवन। तो x3 जस्ट x उस पर डिपेंड करेगा, x2 पे, है ना, उस पर x1 पे डिपेंड नहीं करेगा बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मार्कोव चेन। तो यहाँ से आ गया। अब ये प्रोबेबिलिटी निकालनी थी कि 2 पे एक स्टेप बाद होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये प्रोबेबिलिटी है 0.5, 0.2, 0.3 इंटू 0.3, 0.2, 0.4, ये हो गया इनटू। अब ये क्या है, तो ये देखो 2 से 3 पे जाने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ से देख लेते हैं 2 से 3 पे जाने की, 2 से 3 पे जाने की 0.3, वन स्टेप पे, वन स्टेप पे, यस यस, वन स्टेप पे, क्योंकि 1 2 है ना। सो 1 स्टेप पे 2 से 3 जाने की प्रोबेबिलिटी, तो ये आपका 0.3 है। 3 से 1 पे जाने की प्रोबेबिलिटी कितने, 1 स्टेप पे, है ना। सो 3 से 1 पे जा रहा है 1 स्टेप में, 3 से 1 पे जा रहा है 1 स्टेप में, ये है ना 0.2, 3 से 1 पे 1 स्टेप में, सो 0.2। अब ये कर लीजिए, तो ये आ गया आपका, ये क्वांटिटी आएगी 0.5 इंटू 0.3, मल्टीप्लाई करो, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन है, 0.15, 0.04, 1.2 नहीं 0.12, ये आ गया इंटू 0.3 इंटू 0, कड़े ऐड 15 4 19, 19 12 कितना 31, सो 0.3, 0.2। सो ये कैलकुलेट कीजिए कितना आता है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देखो क्या आता है। जीरो 0.01। ठीक है ना, सो 0.01, ओके 0.01 कितने डेसिमल तक पूछा था, 0.0186 आ रहा है। 3 डेसिमल प्लेस तक पूछा है, 3 डेसिमल प्लेस तक लिखना पड़ेगा। सो 0.018 ये आंसर लिखना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। वरना देखो मान लो इसे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का दिक्कत जिसको है, तो इसको मैं ऐसे भी कर सकते हो इनिशियली, जो मान लो मार्कोव चेन का आइडिया नहीं है प्रोडक्ट का, तो उसको फिर हम कैसे कर सकते थे। तो अगर मैं शुरू में सबसे पहले ट्राई करता तो मैं ऐसे, या मैं किया होगा तब, तो इसमें पूछा था x1 इज इक्वल टू 2 है, ये था ना, और x2 इज इक्वल टू 3 है, और x3 इज इक्वल टू 1 है। जैसे मुझे नहीं पता है कि इनिशियली कहाँ था, मैं मान लिया k पे है, और x1 2 है, x2 3 है, x3 1 है, मैंने ये मान लिया। k तो कुछ भी हो सकता है, तो k फ्रॉम 1 to 3 एनीथिंग। क्या किया, टोटल प्रोबेबिलिटी यूज किया। आप लोग टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या करते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कोई तो आप लिखते हो समेशन प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटरसेक्शन ए, और इसी को बाद में आप ब्रेक कर देते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन ई आई। यही फॉर्मूला आपको याद होगा, आई फ्रॉम 1 to 1, ये तो करते हैं। यहाँ मैंने यही किया, ये मेरा ई आई है और बाकी ए है, ठीक है ना, ये ई आई है। तो मैं इसको खोल लूंगा, क्या दिक्कत है, यहाँ पर हो जाएगा समेशन के फ्रॉम 1 to 3। अब ये रहेगा प्रोबेबिलिटी एक्स नॉट इज इक्वल टू के इंटू x1 is equal to 2 when given that x naught was k, x2 is equal to 3 given that x1 was 2, x3 is equal to 1 given x2 was 3। मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं करूंगा यहाँ पे, ठीक है, हम जस्ट नंबर यूज करेंगे। तो इसको मैं k तो बस इन्हीं दोनों में इन्वॉल्व है, ये तो बाहर रहेगा, रहने दो। तो जस्ट मैं इसको एक बार ओपन कर देता हूँ, और अभी ये जो मैंने अभी सर्कल किया उसको, तो यहाँ हो जाएगा प्रोबेबिलिटी x नॉट बराबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 पे था, तो x1 बराबर 2 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, अगर x0 बराबर 1 था, ये हुआ। इसी में 3 टर्म होंगे ना टोटल, इनिशियली 2 पे था
तो क्या प्रोबेबिलिटी है x बराबर 2 होगा अगर इनिशियली 2 पे था तो, प्लस अगर इनिशियली 3 पे था तो क्या प्रोबेबिलिटी है 1 स्टेप बाद 2 पे होगा अगर इनिशियली 3 पे था। मैंने इस समेशन को खोला बस, और बाहर जो है इनटू, अब इनटू में ये तो देख के बता देंगे मैट्रिक्स से कि 2 से 3 1 स्टेप में जाने की क्या प्रोबेबिलिटी, तो हम वही देखा था हमने ऊपर ही, 2 से 3 1 स्टेप में था यहाँ पे 0.3, सो ये 0.3 था। 3 से 1 जाना है 1 स्टेप में, तो ये था 0.2। अब ये वैल्यूज भी हम देख सकते हैं कि x नॉट बराबर 1 पे क्या था, तो ये था 1/2, मतलब 0.5 था एक्चुअली, आएगा वही। अब 1 से 2 जाना है 1 स्टेप में, है ना, सो 1 से 2 जाना है 1 स्टेप में, 1 से 2 जाना है 1 स्टेप में 0.3, स्प्लिट कर देता हूं। तो अभी देख लो यहाँ पे, देख लेंगे ना, सो 1 से 2 जाना 1 स्टेप में, प्लस इनिशियली 2 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0.2 थी। अब 0. इनिशियली 2 पे था तो 1 स्टेप में 2 पे जाएगा, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 2 पे है 2 पे जाएगा 0.2 है ये, प्लस अब थर्ड टर्म ये होगा, इनिशियली 3 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 0.3, ठीक है ना, 0.3। और अब इनिशियली अगर 3 पे था तो 1 स्टेप बाद 2 पे होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, 0.4, तो आया वही इंटू 0.3 इंटू 0.2। अब बस कैलकुलेट कर लेंगे तो आएगा वही 0.31, 0.3, 0.2। तो हमने क्या किया, बस इसको ओपन करके फिर आया वही, ठीक, ओके। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट इसमें एक्चुअली 4 या 5 क्वेश्चन थे ना, 5 क्वेश्चन थे, सो 5 क्वेश्चन थे। अब ये नेक्स्ट 11th है, 11th हमने किया था, ये बहुत इजी है, तो उस दिन भी किया था हमने, देखो बना रखा है ग्राफ मैंने, ये है ना। सो 1 से 2 पे जा रहा है, ठीक है, 1 से 1 पे जा रहा है, 1 से 3 पे नहीं जा रहा, 2 से 2 पे जा रहा है, ठीक है ना, हाँ 2 से 3 पे जा रहा है, ठीक है, 3 से ओनली 3 पे, तो आप देख के बता दोगे ना, बताया भी था लास्ट में आपने, रिकरेंट और ट्रांजिएंट। सो कोई बताओ डेफिनेशन क्या है रिकरेंट और ट्रांजिएंट का, मतलब अभी तो क्वेश्चन डिसाइड हो गया ना, कि जैसे मान लो आपने स्टार्ट 1 से चलना शुरू किया तो 1 पे रिटर्न आने की पॉसिबिलिटी है कि नहीं है, अगर 1 से सर ये रिकरेंट की डेफिनेशन ये है सर, कम्यूटेटिव होने चाहिए, क्लोज भी होने चाहिए, मतलब जिस पॉइंट से हम स्टार्ट करें उसी पॉइंट पे आ जाएं, और उस पॉइंट से कहीं और ना जाए, मतलब वही है, सिमेट्रिक टाइप का रिलेशनशिप बने उस पे। रिकरेंट स्टेट, हाँ कम्यूटेटिव प्लस क्लोज्ड। अच्छा, कम्यूटेटिव प्लस क्लोज्ड, मतलब जाने आने के दोनों रास्ते खुले हो और क्लोज्ड हो, हैं, ओके। तो वैसे तो ऐसे टर्म में बताओ, थोड़े इजी लैंग्वेज में बताओ, कम्यूटेटिव क्लोज छोड़ के ऐसे समझाओ बिना कम्यूटेटिव क्लोज के। क्वेश्चन से ही देख सकते थे बहुत ज्यादा, मतलब हाँ, वो तो हो जाएगा, लेकिन इन जनरल डेफिनेशन क्या मैं कहना चाहता हूँ, देखो अगर बुक में देखो तो कुछ ऐसा लिखा होता है कि अ स्टेट आई जो है दिस इज रिकरेंट, कोई और बताना चाहेगा अपने लैंग्वेज में, क्योंकि अलग अलग बुक में अलग अलग लैंग्वेज है, समझाने का मीनिंग वही है। सो इफ लिखा होगा कि एट एनी टाइम, इफ एनी टाइम I tends to J, J tends to I। दैट, रुक जाओ, दैट लीव, मैं मैथमेटिकल भी लिखूंगा, ये वर्ड में लिख देता हूँ फिर मैथमेटिकल लिखूंगा, दैट लीव स्टेट आई, मतलब किसी भी टाइम जब स्टेट आई से अगर निकल गया बाहर, वी विल रिटर्न टू स्टेट आई अगेन, स्टेट आई इन फ्यूचर विथ प्रोबेबिलिटी 1, चांस 1 है कि हम रिटर्न जरूर आएंगे वहां पे, विथ प्रोबेबिलिटी 1, दैट इज अगर मैथमेटिकली लिखे तो मैथमेटिकली कुछ इस तरह डिफाइन होता है कि प्रोबेबिलिटी xn is equal to I for infinitely many n, for infinitely many n and this probability is 1। मतलब जैसे इनिशियली मान लो i पे था,
अब बाद में आई पे रिटर्न आएगा तो उसके लिए आपके इन्फाइनेटली मेनी एन मिलेंगे, है ना। सो या तो मुझे लगता है ऐसे लिखना चाहिए था, ये एक्स एन क्लियर है, एक्स एन का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसा सर एक्स आई आई एन, एक्स जीरो आई का मतलब इनिशियली उस पे था, जैसे एक्स अगर मान लो एक्स टू आई आ गया, इसका मतलब कि 2 स्टेप बाद वापस इस पे आ गया, है ना, सेकंड स्टेप में आई पे आ गया रिटर्न होके। या कोई दूसरे टर्म में बताना चाहे तो बताओ अपने टर्म में। सो हाउ डू यू डिफाइन? सर इसको ऐसे बोल सकते हैं, क्लोज्ड एंड एब्जॉर्बिंग। एब्जॉर्बिंग थोड़ा अलग हो गया, एब्जॉर्बिंग मतलब ये उसके आगे नहीं जाएगा ना, मतलब यहाँ की उस पर वापस आ सके ना, ऐसे नहीं वापस जाने का भी हो लेकिन वापस आने की प्रोबेबिलिटी 1 है, रिटर्न आ सके। मैं भी थ्योरम से तुम्हें कंपेयर कर सकूं, मतलब कहने को तो इस क्वेश्चन में क्लियर है ना एटलीस्ट, वैसे तो बहुत सारे टर्म है सो ना डिस्कस नहीं करेंगे अभी हम, मतलब इस क्वेश्चन में क्लियर है ना। तो वन स्टेट क्या है, क्या ये रिकरेंट है या ट्रांजिएंट है? अगर तुम 1 से निकल गए क्या वापस आओगे 1 पे कभी? नो सर। नहीं, तो ये रिकरेंट नहीं है, तो 1 रिकरेंट कह रहा आउट हो गया, ये भी कह रहा 1 रिकरेंट है भी आउट हो गया, ये भी कह रहा 1 रिकरेंट है भी आउट हो गया, तो फिर बी सी बचा। ए सी डी कह रहा 1 रिकरेंट है, तो ये तो वैसे ही आउट हो गया, तो 1 रिकरेंट नहीं है, वापस अगर 1 से निकल गए तो वापस तो आओगे नहीं, उसकी प्रोबेबिलिटी 0 है वापस आने की। सो दिस इज अ ट्रांजिएंट। 2 से निकल गए वापस 2 पे आने की प्रोबेबिलिटी 0 है, सो दैट इज अ ट्रांजिएंट। 3 पे आ गए तो यहाँ एब्जॉर्बिंग है ना। बट अगर मान लो ऐसा होता, सपोज यहाँ पे ऐसा होता, तो क्या 3 क्या होता, क्या 3 रिकरेंट होता तो? फिर तो सारे पूरा रिकरेंट हो हाँ जाता हो ना जाता सर। ना, क्योंकि वापस आने की वजह से तो आ सकता था ना उस तरह से। लेकिन तुम्हारे हिसाब से ऑब्जर्विंग कौन है अब, सॉरी क्या बोलते हैं, इसमें फिर ऑब्जर्विंग तो होगा ही नहीं, पूरा क्लोज सेट हो जाएगा। हाँ तुम देख रहे थे ना कि रिकरेंट के लिए ऑब्जर्विंग चाहिए, यस सर। जरूरी नहीं ना। यस सर। हाँ ठीक है, तो इस क्वेश्चन में एटलीस्ट क्लियर है ना, मैं जस्ट टर्म लिख रहा था। और ट्रांजिएंट को कैसे डिफाइन करते हैं, ट्रांजिएंट को कैसे, रिकरेंट नहीं है तो ट्रांजिएंट, या कैसे दूसरा टर्म में कैसे डिफाइन करोगे, बताओ भाई कुलदीप, आपको आइडिया है? कैसे डिफाइन करते हो आप ट्रांजिएंट? मैथमेटिकल से देख रहे। कोई सही बता दो। फाइनाइटली मैनी एन होता है शायद। हाँ राइट, यहाँ पे फाइनाइटली मेनी एन होगा एक्चुअली, यस, सो दैट विल बी फॉर ओनली फाइनाइटली मेनी एन। या अगर इन्फिनिटी मेनी एन लिखते हो तो प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ये चीज है। अगर मान लो इन्फिनिटी मेनी एन यहाँ लिखते हो तो वो प्रोबेबिलिटी फिर 0 हो जाएगी, यही चीज लिखो मैथमेटिकली। सो है ना, अगर मैं मैथमेटिकली लिखता हूँ, सो एक्स एन बराबर आई फॉर, मतलब किसी nth स्टेट में आई पे आ जाएगा, फॉर इनफाइनाइटली मेनी एन, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 0 हो जाएगी, ये चीज है। या ओनली यू राइट फाइनाइटली मेनी एन हो सकता है, तो ये चीज, या मैथमेटिकली वो लैंग्वेज लिखोगे, तो लैंग्वेज कैसे बोलते हैं हम लोग, the probability of returning to the same state is less than 1, इस तरह से है ना। मतलब कुछ बुक में तुम्हें ऐसा लिखने मिलेगा कि probability, if the probability of returning to state I, ठीक है ना, is less than 1, है ना, once you है ना come out of the state I, then you will return to state I, this probability is strictly less than 1, not equal to, हाँ ये चीज है। तो इस तरह से और भी बुक में आपने टर्म में डिफाइन किया होगा। एनीवे हमें क्वेश्चन सॉल्व करना था अभी, तो इतना काफी है समझने के लिए। तो यही क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन, 11 था, एक 22 था, है ना, और फिर इधर 37 था, 37 था, फिर 48 49 था, सॉरी 47 48 था, ये 5 क्वेश्चन थे। अब मार्क्स देख लो, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, तो मार्क्स कहाँ लिखा रहता है इसमें, शुरू में है क्या? सो एक बार काउंट कर सकते हो, मे बी मुझे लगता है 6-7 नंबर का होगा टोटल, क्योंकि 1 मार्क्स के भी है ना। अच्छा मार्क्स आंसर की में लिखा हुआ है ऐसे, तो काउंट कर सकते हो कितने मार्क्स थे इस साल। 2 मार्क्स के हुए 37, इधर से काउंट कर लेते हैं 1 मिनट। सो जो 11वां क्वेश्चन था दैट वाज ऑफ 1 मार्क्स,
22 was of 1 marks, 2 हो गए, 37 was 2 marks, 4, 47, 48 था ना, तो 4, ठीक है, कितने हो गए तो? 8 से total। 8 हो गए, और एक और था क्या, नहीं था ना, तो ये 8 अच्छा। नंबर का स्टोकेस्टिक था, है ना, इस ईयर 19 में। ओके, तो आगे कर सकते हैं, 20 का अगर करना है सो वी कैन ट्राई, या फिर तुम लोग ट्राई करके आओ, 20 देख के आओ एक बारी। सो 19 कुछ आइडिया तो मिल ही गया होगा, वैसे बहुत लोगों को आता है, कुछ लोग करंट में एमएससी में है तो उनको अभी जस्ट कोर्स पढ़ा होगा, इसलिए आपको आइडिया है ऑलरेडी, अदरवाइज वी कैन डिस्कस। तो या तो ठीक है ना, जैम का भी साथ में करते रहो, क्योंकि जो जैम तैयारी की उन्होंने तो कर ही रखा है, जिन्होंने नहीं किया उनको करने की जरूरत है, आप जैम कर लो, उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है ना। सर मुझे जैम के पेपरों में कुछ मतलब एक एक दो दो छोटे छोटे मतलब डाउट है, तो वो नेक्स्ट बताइए, क्लास में अभी अभी करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में स्टोकेस्टिक प्रोसेस 20 का करेंगे। सो नेक्स्ट क्लास में 2020 एससीएन स्टोकेस्टिक का करेंगे, 20 और 21 का भी कर सकते हैं, ठीक है ना। सो स्टोकेस्टिक वाला अभी अगर डाउट है जैम में, अगर आपने कर रखा है पूरा फुल पेपर करना है आपको, यू हैव टू सॉल्व फुल पेपर, मैथ्स स्टैट्स बोथ, क्योंकि फुल इसलिए करना जरूरी है क्योंकि मैथ्स पोर्शन इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू, रैंक तभी आएंगे। बताइए अगर आपने ट्राई किया तो। जिन लोगों ने ट्राई किया, अगर डाउट है तो बताओ। 21-22 तो कर ही लेना, मतलब एटलीस्ट 15 से 22 तो करना मस्ट ही है, क्योंकि 15 के बाद थोड़े स्टैंडर्ड बढ़े हैं, और ऑब्जेक्टिव हो गया गेट जैसा पैटर्न, उससे पहले सब्जेक्टिव था। तो जैम में 15 से 22 मस्ट है, और गेट जैम एमएस मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, और गेट एसटी 19 से स्टार्ट हुआ था, 19 से 22 मस्ट है, इसके एक एक क्वेश्चन सॉल्व करवाओ, है ना, एटलीस्ट एप्टीट्यूड, प्रोबेबिलिटी, है ना, इन्फेरेंस, मैथ पोर्शन, ये 4 का कंट्रीब्यूशन टोटल 76 मार्क्स का है 22 के हिसाब से, 2022 के हिसाब से, ठीक है ना, एप्टीट्यूड, प्रोबेबिलिटी, इन्फेरेंस एंड देन मैथमेटिक्स पोर्शन। बताइए सर इसके गेट पेपर में सर जो मतलब क्वेश्चन आते हैं वो सेक्शन वाइज आते हैं, फिर सारे ऐसे मिक्स होते हैं? मिक्स्ड है, कोई सेक्शन नहीं यहाँ पे, देखो मिक्स्ड है, कहीं लिखा नहीं, जैम में कैसे आता है फिक्स है कि एमसीक्यू ऐसा है ना, यस एमएसक्यू, यस एनएटी, उन्होंने फिक्स कर रखा है पहले 30 क्वेश्चन ये होंगे, अगले 10 क्वेश्चन ये होंगे, अगले 20 क्वेश्चन होंगे, उसमें कैटेगराइज कर रखा है कि पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, अगले 20 क्वेश्चन 2 मार्क्स के, इसमें सब 2 मार्क्स के, इसमें पहले 10 क्वेश्चन 1 मार्क्स के, अगले 10 क्वेश्चन 20, फिक्स कर रखा है। गेट में ऐसा कुछ नहीं है, रैंडम है, एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी मिक्स्ड है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स सब ऐसे, शायद 2 मार्क्स का आई थिंक बाद में है, वो शुरू में लिखा होगा, हमने पढ़ा नहीं, शायद देख लेते हैं पढ़ के, फर्स्ट पेज पे ऐसा इंस्ट्रक्शन में लिखा रहता है कि कैसा पेपर, कई बार चेक कर लेते हैं, मुझे भी याद नहीं है अभी, तो देख लेता हूँ कैसा है। अच्छा, इसमें तो कुछ है ही नहीं, सीधा पेपर दे रखा है इन्होंने, ये 20 का था ना, देखते हैं इसको। जहाँ में बहुत डिटेल में उनका फर्स्ट पेज पे दिया रहता है सारा इन्फॉर्मेशन, शायद इसलिए कि जहाँ में बच्चे है ना थोड़ा कम एज के होते हैं, इसीलिए। नहीं, यहाँ कुछ नहीं लिखा फर्स्ट पेज पे, है ना, ये देखो इतना ही है बस, लिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड डेटा, ये 2016 में था ना, तो उस तरह से आगे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें तो 19 के बाद से मतलब ऐसे तो 19 का देख लेते हैं, 19 में फर्स्ट टाइम हुआ तो इन्फॉर्मेशन देने चाहिए। स्टार्ट, ठीक है ना, तो वैसा कोई है नहीं कि ये क्वेश्चन एमसीक्यू या एमएसक्यू, ऐसा कुछ नहीं, पेपर में बगल में लिखा मिलेगा एक्चुअली, मुझे क्या इसमें नहीं है, जैसे वो यहाँ पे है, हाँ जैसे ये लिख रखा है ना कि 1 to 25 1 मार्क्स का है, ऐसे लिख रखा है, फिर 26 से शायद 2 मार्क्स ऐसे कर रखा है। अब इसमें क्या है फिक्स, जैसे एमसीक्यू, एमएसक्यू, एनएटी इसी में होगा, अलग नहीं किया ना, जैसे इसी में एमसीक्यू, एमएसक्यू, इसी में एनएटी होगा, इस तरह से फिक्स होगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया, है ना, ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप हो गया इस तरह से, लेकिन एक जगह ये सारे ऐसे हैं, अलग नहीं किया, लेकिन ये है एक जगह, ठीक है। उसके बाद फिर 26 से 2 मार्क्स का स्टार्ट है, 26 है आप, नहीं तो हम बाद में डिस्कस भी करेंगे, आप सब कर लेंगे तो एक बार डिस्कस करेंगे हम। फिर मैथ्स पोर्शन ऑलरेडी चल रहा है, सही सर आ रहे हैं, ये 4 पोर्शन आप अच्छे से कीजिए, है ना, ये प्रोबेबिलिटी स्टैट्स और मैथ तो जैम में भी है ना, प्रोबेबिलिटी इन्फरेंस मैथ, तो ये कीजिए ना, इसका बताइए कंट्रीब्यूशन 70%, 70 to 76 मार्क्स का अराउंड, तो इतना भी ढंग से करेंगे तो काफी है।
बाकी स्टोकेस्टिक हम कर ही रहे हैं अभी, तो आज हमने स्टोकेस्टिक 2019 का डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में 2020-21 का देखते हैं, ठीक है, या 22 का भी होगा तो कर सकते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में करते हैं स्टोकेस्टिक का। ये तो स्टोकेस्टिक हो जाएगा, फिर इन्फरेंस करें, वो क्या रिग्रेशन है, ये सब करेंगे, 1 बाय 1 करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो मैं भी सीख रहा हूँ इसमें ये चीज। ठीक है, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही रखते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आगे। हाँ, आप लोग आगे अपना मेहनत कीजिए, वो भी कर सकते हैं, जैम और गेट का जो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।